हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी लोगों की मे 23 सीए फाइनल की तैयारी खूब अच्छे से चल रही होगी। गाइज यस, आई एम हियर टू शेयर अ हैप्पी न्यूज़ विथ यू ऑल। गाइज हम लोगों ने ऑलरेडी आप लोगों के लिए फ्री फास्ट ट्रैक सेशंस लॉन्च करके रखे हैं ऑन अनअकैडमी स्पेशल क्लासेस एज वेल एज ऑन अनअकैडमी यूट्यूब चैनल। स्पेशल प्लेटफॉर्म पे हम लोगों ने शुरू किया है दो टॉपिक जो ऑन द वर्ज ऑफ कंप्लीशन है। एवरी डे मेरा स्पेशल क्लास का शेड्यूल है 5 PM। So every day at 5 p.m. I come live on special platform to cover up your professional ethics and fiscal audit, which is on the verge of completion. एंड गाइज अगर आपको ये सेशंस अटेंड करने हैं तो इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। आप मुझे फॉलो कर सकते हो ऑन माई अनअकैडमी प्रोफाइल एंड मेरी कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हो। सेकेंडली मैं आपको ये कहने की कोशिश कर रही हूँ, ये यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी हम आपको फ्री फास्ट ट्रैक सेशंस दे रहे हैं फॉर कंप्लीटिंग द मे 23 पोर्शन ऑफ सीए फाइनल ऑडिट। यहाँ पे ऑलरेडी वी हैव कंप्लीटेड ऑडिट अंडर ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो प्रीवियस लेक्चर जाकर के प्लेलिस्ट से चेक कर लेना। आने वाले दिनों में जो मैं आपके साथ लेक्चर्स लेने वाली हूँ, यूट्यूब का हमारा सेशंस के शेड्यूल रहेंगे एवरी डे फ्रॉम 17 टिल 22 7:15 PM। ठीक है, सो 7:15 PM ये जो हमारा सेशन है यहाँ पे हम लोग कवर करने वाले हैं लाइबिलिटीज ऑफ ऑडिटर, इंटरनल ऑडिट, मैनेजमेंट ऑडिट, ऑपरेशन ऑडिट, ड्यू डिलिजेंस, इन्वेस्टिगेशन, फॉरेंसिक ऑडिट एंड बहुत कुछ। ठीक है, सो प्लीज स्टे ट्यून्ड विद अनअकैडमी प्रोफाइल एज वेल एज दिस यूट्यूब चैनल। सो गाइज without any further delay, let's get started. And wait, रुको। If at all you want to get an access of full plus classes which I have already completed on Unacademy Plus platform, you can use the proud code AuditSAR to take up the subscriptions. Chali, now let's get started with the current topic. Let's begin. चलिए अब हमें स्टार्ट करना एक ब्रिलियंट, बहुत ही अच्छा छोटू सा चैप्टर, दैट इज ऑडिट ऑफ PSUs। अब ये PSU वाले चैप्टर में पहले तो हमें ये देखना कि हमें पढ़ना क्या है ना। सो व्हाई इज दिस चैप्टर रेलेवेंट? छोटू सा चैप्टर है, दिस रेंजेस फ्रॉम 0 to 4 मार्क्स, मैक्सिमम 5 मार्क्स। ठीक है, ये चैप्टर ही बहुत छोटू सा चैप्टर है। एक क्वेश्चन आ सकता है इसमें या फिर नहीं क्वेश्चन आ सकता। अगर क्वेश्चन आया तो 4 से 5 नंबर के लिए आएगा। व्हाट आई फोरसी इज एक आध क्वेश्चन उन लोग ऐसे दे सकते हैं ऑफ डिस्क्रिप्टिव एंड 1 मार्क MCQ दे सकते हैं। 1 मार्क MCQ एज पर सोर्सेज बच्चे लोगों ने लास्ट टाइम मुझे कहा था फ्रॉम दिस चैप्टर कुछ ऐसी कमिटीज में आपको आगे पढ़ाऊंगी, उस कमिटीज में से MCQ आए थे। ठीक है, सो दैट कैन बी अ रेलेवेंट कॉम्बिनेशन के 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन, 1 और 2 मार्क का MCQ पूछ लिया जाए, तो दिस कैन रेंज फ्रॉम 0 to 5 मार्क्स। कूल। अब व्हाई इज दिस ऑडिट ऑफ PSU रेलेवेंट? क्या है इस चैप्टर में ऐसा जो हमें पढ़ने जैसा? ऑडिट ऑफ PSUs। अभी PSUs का मतलब होता है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, सबको पता है फुल फॉर्म, राइट? अब इसमें क्या क्या चीजें हम लोग कवर करते हैं? इट इंक्लूड्स 3 इंपॉर्टेंट थिंग्स। पहला, इट इंक्लूड्स ऑल द मिनिस्ट्रीज। मैम मिनिस्ट्रीज मतलब गवर्नमेंट के अंदर जो हम लोग कहते हैं ना कि MCA हो गया, एक्सटर्नल अफेयर्स हो गया, होम मिनिस्ट्री हो गया, एवरी मिनिस्ट्री, जो भी मिनिस्ट्री अंडर द गवर्नमेंट ऑपरेशन में है, इन सबका ऑडिट करना। इट ऑल्सो इंक्लूड्स पब्लिक डिपार्टमेंट्स, इट ऑल्सो इंक्लूड्स कॉर्पोरेट्स या कंपनीज। ऑल इन ऑल हम ये कह सकते हैं जहां जहां गवर्नमेंट का पैसा इन्वेस्टेड है, जहां जहां गवर्नमेंट ने पैसा लगा करके रखा है, इन सारी एंटिटीज का ऑडिट करने का मतलब होता है ऑडिट अंडर PSUs। एंड ये किसको हम लोगों ने थोड़ा सा ठेका दे करके रखा है फॉर गवर्नमेंट ऑडिट? यस, नन अदर देन कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। लेट मी राइट इट दिस वे, CAG।
ये कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया का उल्लेख हम लोगों ने कंपनीज एक्ट में दे करके रखा था अंडर सेक्शन 143, जहां पे हम लोग रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बात कर रहे थे, एज वेल एज 139, जहां पे हम लोग बात कर रहे थे अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट एंड सब्सिक्वेंट ऑडिटर फॉर गवर्नमेंट कंपनीज. So whenever we talk about the audit of PSUs, these are the three elements which are included as PSUs. So ma'am, what kind of audit are done? What types of audit are being performed? Why are these audit being performed? एक छोटा सा example लेते हैं guys. See, companies के लिए why do we perform audit? Because I know the set of investors are different than the set of person who are utilizing the funds. अगर हम आपको बोले कि these are the shareholders and they are the management managing the company, the auditor is actually appointed कि यार ये जो मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का दावा दे रहा है वो सही है कि नहीं है, इन लोगों को बताना, क्योंकि इन मासूम लोगों का पैसा लगा हुआ. सेम थिंग अप्लाइज आउट ओवर हियर व्हेन वी टॉक अबाउट द फंड. भले गवर्नमेंट फंड इन्वेस्ट कर रहा है कोई पीएसयू में, गवर्नमेंट कोई फंड इन्वेस्ट कर रहा है कोई डिपार्टमेंट में, गवर्नमेंट ने पैसा लगवाया है कोई स्पेसिफिक मिनिस्ट्रीज को चलाने के लिए, बट ये पैसा है पब्लिक का, ये पैसा है पब्लिक का. तो ये जब ये पैसा इन्वेस्ट कर रही है यहाँ पे, ये जो पैसा इन्वेस्ट कर रही है यहाँ पे, सो फ्रैंकली स्पीकिंग हम लोगों ने ये कंपनीज में, इस कॉर्पोरेशंस में, इस पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में पैसा इन्वेस्ट किया है. किसने? गवर्नमेंट ने. बट ये पैसा है किसका? पब्लिक का. तो यहाँ पे कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ऑडिट कर रहा है इनके बारे में कि बॉस आपने जो पब्लिक का पैसा यूज किया है ये सही तरीके से तो खर्च किया है ना, प्रोप्राइटी तो है ना, जैसे खुद का पैसा यूज करते वैसा तो है ना. कौन से प्रोजेक्ट में आपने पैसा इन्वेस्ट कर दिया? ये आपने मिड डे मील प्रोग्राम बनाया, ये आपने वुमेन्स की सेफ्टी के लिए कोई प्रोग्राम या स्कीम निकाली, ये आपने बिलो पॉवर्टी लाइन पीपल के लिए इन्वेंट्री या फिर राशन, ये सारा चीज आपने किया देश के लिए. ये प्रोग्राम बनाने के बाद वेदर दैट प्रोग्राम, प्रोजेक्ट, स्कीम आर बीइंग इम्प्लीमेंटेड अप्रोप्रिएटली, ये सब कुछ को ऑडिट करना इज कवर्ड अंडर दिस चैप्टर. ठीक है. सो यहाँ पे हम लोग कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे खाली फोकस नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ फाइनेंशियल ऑडिट नहीं हो रहा है, यहाँ पे कई प्रकार के ऑडिट हो रहे हैं मैम. जैसे कि हम लोग ऑडिट कर सकते हैं रेवेन्यू ऑडिट कि ऑडिट कि गवर्नमेंट को जो टैक्सेशन के नाम पे पैसा मिल रहा है, पेनल्टीज, फाइन्स के नाम पे पैसा मिल रहा है, ये प्रॉपर कलेक्टेड है कि नहीं, कोई चैनलाइजिंग, लीकेजेस तो नहीं है ना. हो सकता है इनकम टैक्स अथॉरिटी कोई बड़े इंसान के साथ मिल करके बोल देगा ये है हमारा मिस्टर रिची रिच, रिची रिच के पास बहुत पैसा है, बहुत पैसा, अब पैसा है तो टैक्स भी लगेगा. सो रिची रिच भाई साहब गए हमारे इनकम टैक्स ऑफिसर के पास और इनकम टैक्स ऑफिसर को कहा सर सुनिए हमारा टैक्स बनता है 2000 करोड़ रुपए, गवर्नमेंट को देने से हमको क्या फायदा, गवर्नमेंट को देने से आपको क्या फायदा, एक काम करते हम ये पैसा थोड़ा सा आपस में मांडवली कर लेते हैं, इसमें से 5-6 करोड़ मैं आपको दे देता हूँ, आपको कुछ हायर अथॉरिटी को देने के लिए चलो कुल मिला करके 10 करोड़ दे देता हूँ, तो आप और हायर अथॉरिटी इसमें खुश हो जाओ, बैलेंस का मेरा भी पैसा बच जाएगा, आपका भी पैसा आपकी जेब में आ जाएगा, गवर्नमेंट को देने से वैसे भी कौन सी फैसिलिटीज हमको मिल जा रही. अब ये जो सामने वाला इनकम टैक्स ऑफिसर था ना वो मान गया, मतलब कि ठीक है चलो डन. सो दिस इज रेवेन्यू लीकेजेस. गवर्नमेंट को पैसा मिलना चाहिए था सो दैट द बेटर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पॉलिसीज, प्रोग्राम्स, स्कीम्स, प्रोजेक्ट कुड हैव बीन डन, बट यहाँ पे रेवेन्यू लीकेज हो गया. तो दैट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ ऑडिट जो कैग करते हैं. ठीक है. सो दैट इज अ फर्स्ट पॉइंट, रेवेन्यू ऑडिट. और क्या क्या ऑडिट कर सकते हैं मैम? रेवेन्यू ऑडिट कर सकते हैं, एक्सपेंडिचर को ऑडिट कर सकते हैं. अभी एक्सपेंडिचर के ऑडिट में काफी सारी चीजें. एक्सपेंडिचर के ऑडिट में RSP3, P1, P2, P3. सबसे पहला एक्सपेंडिचर इज एज पर रूल एंड ऑर्डर. दूसरा एक्सपेंडिचर जो भी हुआ है सो ऑडिट ऑफ सैंक्शन, सैंक्शनिंग के हिसाब से ही एक्सपेंडिचर हुआ है ना, अप्रोप्रिएट अथॉरिटी ने सैंक्शनिंग दिया है ना कि ठीक है चंद्रयान-2 स्टार्ट करना, आपको 8000 करोड़ रुपए हम देंगे, सो दैट इज अप्रोप्रिएट सैंक्शन. ऑडिट ऑफ प्रोविजनिंग. व्हाट इज ऑडिट ऑफ प्रोविजनिंग? देखिए जब भी हम खर्चा करते हैं ना
तो खर्चा करने के लिए अप्रोप्रिएट प्रोविजन बना करके रखते हैं। घर पे भी हम लोग बजट बना करके रखते हैं, एक अपर लिमिट डिसाइड करके रखते हैं कि इतना मेरा टाइम इन्वेस्ट हो रहा है, या फिर ये काम करना है, या फिर ये ऐसा लेकर के आना है। तो अपर लिमिट इज 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए। तो ये जो प्रोविजनिंग करके रखा है, एक्सपेंडिचर को मैच कर लो कि यार ये एक्सपेंडिचर इज एज पर द प्रोविजंस व्हिच वी मेड, ओवर बजटिंग तो नहीं हो रहा है। नेक्स्ट इज, आपको ये समझ ही गया होगा, प्रोप्राइटी। व्हाट इज प्रोप्राइटी? प्रोप्राइटी इज वाइजनेस। हम लोग कहते हैं प्रोपर्टी का मतलब ये होता है, इन ऑर्डर टू ब्रिंग आउट द सर्कमस्टांसेस ऑफ IAI, circumstances where the expenditure is improper, the expenditure is avoidable, or the expenditure is infructuous, not fruitful. That is propriety audit. Last but not the least, परफॉर्मेंस ऑडिट। सो एक्सपेंडिचर में हम लोग एक परफॉर्मेंस ऑडिट भी करते हैं। देखो कई बार होता है wherein you invest your money, wherein you wanted to initiate a project, बट ये पूरा sunk cost है। यहाँ पे परफॉर्मेंस जितना हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था वैसा है ही नहीं। कोई भी हम लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, कोई भी हम लोगों ने हेल्थ प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, एजुकेशन का कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट किया। सो वेदर दिस PSP, व्हाट इज PSP? प्रोजेक्ट, स्कीम और प्रोग्राम, they are running effectively, economically and efficiently। इन चीजों को ऑडिट करें कि जब भी खर्चा हो ना, तो खर्चे में हमारे पास 5 चीजें होती है पढ़ने के लिए। सो ऑडिट ऑफ रेवेन्यू कर सकते हैं, ऑडिट ऑफ एक्सपेंडिचर कर सकते हैं। एक्सपेंडिचर में दैट इज RSP3, एक्सपेंडिचर इज एज पर रूल एंड ऑर्डर, सैंक्शन, प्रोविजनिंग, प्रोप्राइटी, परफॉर्मेंस। Also the most beautiful concept is comprehensive audit and financial audit. Financial audit is nothing but, again, जैसे हम लोग नॉर्मल कंपनीज के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे ओपिनियन दे, वैसे CAG is going to comment over the financial aspect of that unit. Comprehensive audit is altogether everything. Comprehensive audit is a बड़ा भाई of performance audit. ठीक है? So यहाँ पे it is overall सब कुछ, performance, revenue, financial aspects, economic aspect, everything covered is comprehensive audit. So major इस चैप्टर में हमको यही सारा चीज पढ़ना है कि ऑडिट कौन करे, किस हिसाब से करे, क्या ऑडिट हो, रिपोर्टिंग अथॉरिटी कौन। इसके अलावा देयर आर फ्यू कमिटीज जिसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो कमिटीज क्या होती है? देखो कमिटीज का मतलब होता है एक अकेला CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, मे नॉट बी एबल टू टेक अप दैट लीड कि सारा का सारा काम मैं ही करूं, नहीं होगा ऐसे। सो फॉर दैट रीजन देयर आर सर्टेन कमिटीज, जो पैट, कोपू, एस्टिमेशन कमेटी, जो पब्लिक यूनिट्स, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स एंड एस्टिमेशन, ये अलग अलग काम अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लिए करके रखती हैं। पब्लिक डिपार्टमेंट के लिए हमारे पास होता है पैट, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स के लिए हमारे पास होता है कोपू, एंड ओवरऑल होता है एस्टिमेशन कमेटी, विच एस्टिमेट्स अबाउट पॉलिसी कैसे इंप्लीमेंट करनी चाहिए, फोरकास्ट, बजट्स बनाना, ये सारा एस्टिमेशन कमेटी करता है। सो खाली अकेला CAG शायद इनफ, ऑब्वियसली ना, CAG जो इंडिविजुअल पर्सन है वो इनफ नहीं रहेगा टू परफॉर्म ऑल दीज वर्क। तो हम लोग इन सारी कमिटीज का एब्सोल्युटली इन सारे कमिटीज का हेल्प लेते हैं, एंड देन वी प्रिपेयर फाइनेंशियल्स, कंपाइल करते हैं, सबमिट करते हैं रिपोर्ट, एंड CAG इसको फर्दर ले डाउन करता है इन फ्रंट ऑफ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, दिस वाज अ मोटा ब्रीफिंग। एक छोटा सा क्वेश्चन, हु इज अ करंट CAG ऑफ इंडिया? इट इज गिरीश मर्मू जी। ठीक है, गिरीश चंद्र मर्मू, GC मर्मू जी इज अ करंट CAG ऑफ इंडिया। सो एक छोटा सा होमवर्क रहेगा मेरा आपके लिए। CAG की वेबसाइट है, ठीक है, सो जस्ट इतना इंट्रोडक्शन पढ़ने के बाद गूगल द वेबसाइट CAG। ठीक है, CAG.in पे जाओगे ना, यू विल ऐसे फर्स्ट ही पेज पे आपको काफी सारी चीजें मिलेगी जहाँ पे परफॉर्मेंस ऑडिट, कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट, ये सारी ऑडिट्स उन्होंने करके रखी। सो व्हाट इज माय गोल, ये आज का इंट्रोडक्शन है। जब भी हम चैप्टर स्टार्ट करें, चैप्टर एंड के बाद इवन आई विल मेक यू सी दैट वेबसाइट्स।
ठीक है, यू विल अंडरस्टैंड हाउ प्रैक्टिकली दीज थिंग्स आर फ्लोइंग। तो जब भी मैं आपको लेकर के जाऊँ वेबसाइट पे, आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉलेज हो, इसके लिए आज आप ये होमवर्क करिएगा। दैट इज कैग का वेबसाइट एक बार ओपन करके देखिएगा कि गिरीश मर्मू जी की फोटो दिखेगी आपको वहाँ पे, गिरीश मर्मू जी का थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड दिखेगा आपको कि इनका क्या क्वालिफिकेशन है, वो पहले क्या थे, गवर्नमेंट को कितनी बार असिस्ट कर चुके हैं, तो ये सारा चीज आपको दिखेगा। दैट इज द ओवरऑल ब्रीफ अबाउट दिस चैप्टर ऑडिट ऑफ PSUs। समझ में आता है? पक्का श्योर? So PSU audit includes government departments, managed undertaking, railway, postal services, securities, canteen, government companies as defined under section 245, corporations such as LIC, UTI, etc. ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप, मैंने आपको कहा स्कोप काफी सारी ऑडिट होती है यहाँ पे। परफॉर्मेंस ऑडिट, दिस इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू जस्ट फाइनेंशियल एस्पेक्ट, इट इज रेस्ट्रिक्टेड टू जहां जहां परफॉर्मेंस ऑडिट आता है ना, वहां पे हमको आंसर लेकर के आना E3। What is E3? Efficiency, effectiveness and economy of that PSP, project, scheme और program. Next is propriety audit. This is the examinations के जो भी खर्चा हुआ है, it is in conformity with propriety principle. जैसे आप आपके खुद का पैसा यूज करते हैं वैसा। दिस इज कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट, तो मैंने आपको बोला था दिस इज बड़ा भाई ऑफ परफॉर्मेंस ऑडिट, इट इज एफिशिएंसी कम परफॉर्मेंस ऑडिट। सो यहाँ पे हम लोग वैल्यू फॉर मनी पे टारगेट करते हैं। मैम कैसे करेंगे वो मैं आगे समझाऊंगी आप। ऑल्सो वी टेक इन टू कंसिडरेशन द ऑर्गेनाइजेशन डिसीजन वेदर दे आर, ये था ऑडिट अगेंस्ट सैंक्शन, वेदर दीज डिसीजंस आर एज पर द अप्रोप्रिएट अथॉरिटी, एग्जामिनेशन ऑफ ऑल द टेक्निकल एस्पेक्ट्स, जो भी डिसीजंस लिए हैं आर अप्रोप्रिएटली सैंक्शंस और नॉट। Why this PSU audit? Because it helps the government in taking up the decisions, in improvising the effectiveness and the efficiency, accountability create हो जाएगी। Next is efficient and economic operation. See, यहाँ पे हम लोग चाहते हैं कि फाइनेंशियल ऑडिट भी परफॉर्म हो, ये मैंने आपको कहा था। सो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इज ऑल्सो वेरी मच नीडेड। आपका पैसा यूटिलिटी में आ रहा है तो फाइनेंशियल ऑडिट करो, अकाउंटेबिलिटी मेंटेन करो। Next is, it will also take into the consideration in the aspects of fiscal and managerial accountability in the broader context. So government audit has two main elements. पहला, fiscal accountability. What is fiscal accountability? हमको हर बार whenever you see BOP, balance of payment of India, आपको दिखेगा there is always a shortage. हम हमेशा ये कहते रहते there is a fiscal deficit. So that is fiscal accountability. Where the finance is going, how short we are running, कितना कम है पैसा हमारे पास। देखो, funds are appropriately sanctioned, compliances of laws and regulations, propriety and managerial accountability. इसमें ना सबसे बेस्ट एक ऐसा नायक मूवी का सीन है यहाँ पे। इस नायक मूवी के सीन में ना वो अमरीश पुरी जी बैठे हैं वहाँ पे एंड अपने सारे मिनिस्टर्स को कहते हैं, और एक मिनिस्टर होता है रेवेन्यू मिनिस्टर, कि ये रेवेन्यू एक दिन का सेल्स टैक्स कलेक्ट करके कितना कमा लेते हैं हम लोग। बोलते हैं कौन, देश या हम? ऐसे कंसेप्ट है, मतलब कंसेप्ट ऐसा एक सीन है वहां पे एंड बोलते हैं कि अरे खुद की कमाई नहीं रे, देश की कमाई। दैट इज मैनेजरियल अकाउंटेबिलिटी, कि यार एक पर्सन को हम लोगों ने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि आप देश का पैसा यूज करो। सो बॉस ये किस हिसाब से हो रहा है, वेदर द थिंग्स आर मैनेज्ड इन एन अप्रोप्रिएट मैनर, दैट इज मैनेजरियल अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, तो दैट इज अ स्कोप एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस चैप्टर। Next, basic elements of PSU audit. There are three elements of PSU audit. पहला है parties, दूसरा है information matters and तीसरा है types of engagement. Parties में तीन parties आती हैं। एक होता है auditor जो audit करेगा of the financial information. दूसरा होता है responsible party, यह है management जो लोग prepare करेंगे financial statements की information as per the given criteria, किस हिसाब से होना चाहिए। एंड लास्ट है आप लोग, दैट इज इंटेंडेड यूजर्स, जिनका पैसा पब्लिक का पैसे के नाम पे यूज हो रहा है। मैटर्स में हमारे पास है तीन मैटर्स गाइस। एक है सब्जेक्ट मैटर जिसको आप चेक कर रहे हो, एक ऐसा इवेंट, कंडीशन, ट्रांजैक्शन। दूसरा है क्राइटेरिया, क्राइटेरिया का मतलब जैसे इतना समझो AFRF जैसा,
कि किस हिसाब से सब्जेक्ट मैटर को प्रेजेंट करना, दैट इज क्राइटेरिया। सो दीज आर द बेंचमार्क्स, दीज आर द रेलेवेंट एस्पेक्ट्स, प्रिंसिपल, जिस हिसाब से हमारा सब्जेक्ट मैटर प्रेजेंट करना होता है। एंड तीसरा है सब्जेक्ट मैटर इंफॉर्मेशन। सो व्हाट इज सब्जेक्ट मैटर इंफॉर्मेशन? सब्जेक्ट मैटर इंफॉर्मेशन का मतलब होता है व्हाट इज द आउटकम। हम लोग कहते हैं ना कि यस पीपीई इज वैल्यूड एज पर इंड AS 10, ओके, पीपीई इज नॉट एज पर इंड AS 10, दैट इज द आउटकम, दैट इज सब्जेक्ट मैटर का इंफॉर्मेशन। तो तीन चीजें हैं, सब्जेक्ट मैटर जो चेक कर रहे हो, क्राइटेरिया जिसके हिसाब से चेक करना होता है, सब्जेक्ट मैटर इंफॉर्मेशन इज द आउटपुट, आउटकम ऑफ इवैल्यूएशन, मेजरिंग द सब्जेक्ट क्राइटेरिया अगेंस्ट द क्राइटेरिया। यहाँ पे 2 लाइन आ चुकी है, सब्जेक्ट मैटर अगेंस्ट द क्राइटेरिया। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ एंगेजमेंट। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एंगेजमेंट, एक है डायरेक्ट रिपोर्टिंग एंगेजमेंट और दूसरा है असिस्टेंस अटेस्टेशन एंगेजमेंट। देखो फर्स्ट थिंग, क्या मैं आपको ये कह सकती हूँ कि रिस्पेक्टेड ऑडिटर आप आइए हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे ओपिनियन दीजिए, दिस इज अटेस्टेशन एंगेजमेंट। मेरे को ओपिनियन नहीं चाहिए, मैंने आपको कहा सर आप आइए और हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कंपाइल करके दीजिए ना। वी आवरसेल्फ आर रनिंग शॉर्ट ऑफ नॉलेज, हमारे अकाउंटेंट को कोई अते पते नहीं है, दैट इज डायरेक्ट रिपोर्टिंग एंगेजमेंट। सो इन अटेस्टेशन द रिस्पॉन्सिबल पार्टी मतलब मैनेजमेंट विल मेजर द सब्जेक्ट मैटर एज अगेंस्ट द क्राइटेरिया, वो खुद ही मेजर करेंगे, क्राइटेरिया के अगेंस्ट के हिसाब से प्रिपेयर करेंगे और प्रेजेंट करेंगे सब्जेक्ट मैटर। तो ऑडिटर क्या करेगा, ऑडिटर इस पे एविडेंसेस गैदर करेगा और अपना कंक्लूजन एक्सप्रेस करेगा, अटेस्टेशन नॉर्मल ऑडिट। नेक्स्ट इज डायरेक्ट रिपोर्टिंग, मतलब यू बीइंग द प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, द प्रोफेशनल, यू योरसेल्फ विल मेजर द सब्जेक्ट मैटर। आप खुद बोलोगे कि सर इसको ना ऐसे मेजर मत करो, नहीं नहीं सर ये इन्वेंट्री गलत है, मैं बताता हूँ आपको कैसे करना। यू योरसेल्फ विल measure and evaluate the subject matter as against the criteria. This is a kind of compilation engagement. Compilation engagement. इसके ऊपर MCQ आने के चांसेस है गाइस, एंड ये बहुत बार पहले RTP में आ चुका है, उसके बाद कभी भी उसका क्वेश्चन नहीं आया। दिस इज अ वेरी इजी और द बेसिक कंसेप्ट, बट थोड़ी बहुत चांस कि MCQ में पूछा जाए। नेक्स्ट, व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ PSU ऑडिट? तो सबसे पहला चीज जो हम लोग यूजुअली पढ़ करके रखते हैं, देयर आर सम जनरल प्रिंसिपल्स एंड द प्रिंसिपल्स व्हिच आर रिलेटेड टू ऑडिट प्रोसेस। जनरल प्रिंसिपल का क्या मतलब होता है, अंडरस्टैंड द PSU, नेचर ऑफ PSU, अमाउंट विच इज इन्वेस्टेड, एथिक्स, कम्युनिकेशन, क्वालिटी, मटेरियलिटी, जो इनिशियल एंगेजमेंट वाला काम था ना, दीज आर द जनरल प्रिंसिपल के ऑडिट रिस्क को अंडरस्टैंड कर लो, ऑडिट टीम मैनेजमेंट, बीइंग अलर्ट, जजमेंट, quality, communication, ethics, independence, materiality. Next, there are principles relating to audit process. That is planning, execution, reporting. Planning में we establish the terms, we understand the entity, we identify and assess the risk. Standards पढ़ लिए है तो उसके बाद ये वाला concept will go very easy. ये nothing but 315, developing the plan. Then you execute the प्रोग्राम प्रोसीजर्स, ऐसे 500 के हिसाब से एविडेंसेस ऑब्टेन करो, ड्रॉ कंक्लूजन, प्रिपेयर द रिपोर्ट, दिस इज 700। मैम अगर ये PSU ऑडिट ना होता, कोई दूसरा ऑडिट होता, तो फिर भी हमारा प्रिंसिपल्स रिमेन्स द सेम, ठीक है। नेक्स्ट, ये आज का आपका होमवर्क है, पूछो क्यों? क्योंकि दिस इज नथिंग बट पावर ऑफ कैग इन गवर्नमेंट कंपनी। यहाँ पे पूरे जो प्रोविजंस है ना, सेक्शन नंबर 143 और 139 के प्रोविजंस आपको रिकॉल करने हैं। आज आपको ये चीज जस्ट रीड करनी है। फर्स्ट ऑडिटर, सब्सिक्वेंट ऑडिटर फॉर गवर्नमेंट कंपनी कौन अपॉइंट करता है, सप्लीमेंट्री ऑडिट, टेस्ट ऑडिट, कमेंट ओवर द रिपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट कंपनी ऑडिटर। ये 5-6 चीजें ऐसी हैं जो गवर्नमेंट कंपनी के मतलब कंपनी ऑडिट के गवर्नमेंट ऑडिट के पार्ट में हम लोगों ने पढ़ रखा है।
तो आज का आपका ये होमवर्क रहेगा। DAI रिपोर्ट करना 143 के हिसाब से, सप्लीमेंट्री 143 के हिसाब से सप्लीमेंट्री ऑडिट करवाना, टेस्ट ऑडिट करवाना। yes. Organizations audited by CAG, they are union territories, departments, public commercial entities, non-commercial autonomous body, and the authorities which are substantially financed by union or state revenues. Point number 6 recap करते हैं, okay? 5 तक ऑलरेडी हो चुका है, थोड़ा होमवर्क वाली बातें हो चुकी थी। 6 रिकैप करते हैं, यहां से शुरू करते हैं। चल, सो द नेक्स्ट पॉइंट इज ऑर्गेनाइजेशंस ऑडिटेड बाय कैग। मतलब स्टार्टिंग में यू रिमेम्बर मैंने क्लास मतलब जैसे ही ये चैप्टर स्टार्ट हुआ आई मेड यू ऑल अंडरस्टैंड देयर आर फ्यू ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि डिपार्टमेंट्स, जैसे कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स एंड गवर्नमेंट कंपनीज आर बीइंग ऑडिटेड बाय कैग। अब इसके अलावा और कुछ चीजें होती है क्या विच आर ऑडिटेड बाय कैग? हाँ जी, समझिए। देखिए, जहां पे भी हम लोग कहते हैं कि गवर्नमेंट का पैसा लगा हुआ है ना, द मेन मंत्रा इज पैसा। ये पैसा की पोटली, गवर्नमेंट का पैसा मतलब यूनियन या स्टेट का पैसा जहां जहां लगा होता है, उस एंटिटी का ऑपरेशंस कैसे चल रहा है, उस एंटिटीज का फ्रेमवर्क कैसे चल रहा है। देखो, हो सकता है वेयर द स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन, लेजिस्लेटिव अथॉरिटी, इन सभी लोगों ने एक ऑर्गेनाइजेशन में पैसा डाला, ऐसी बॉडी या कोई अथॉरिटी में पैसा इन्वेस्ट किया एंड ये उनकी खुद की पर्सनल फायदे वाली हो, पर्सनल बेनिफिट वाली हो, पर्सनल बेनिफिट, तो लोग क्या कहते हैं कि एनी बा which is substantially financed by, which is a substantially financed by, अगर ये बा में substantial financing हुआ है from the consolidated fund of India, from the consolidated, which is substantially financed from consolidated fund of India, फंड ऑफ इंडिया। तो ऐसी बा मतलब ऐसी बॉडी या अथॉरिटी, इनका भी ऑडिट मतलब हमारा कैग करेगा। यू अंडरस्टैंडिंग दिस? नाउ देयर इज अ बिग क्वेश्चन, मैम सब्सटैंशियली फाइनेंस का क्या मतलब होता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का क्या मतलब होता है? आई विल मेक यू ऑल अंडरस्टैंड। सब्सटैंशियली फाइनेंस का मतलब होता है, देखिए यहाँ पे करीब करीब मिनिमम 25 लाख रुपए, कितना, 25 लाख रुपीज इज फाइनेंस फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। एंड ये 25 लाख कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है। मिनिमम 75% ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर is covered by this substantial financing. 75% of the total expenditure. तो ऐसे फाइनेंसिंग को हम कहते हैं सब्सटैंशियल फाइनेंसिंग। सो रिपीट, सो इफ एट ऑल एनी बॉडी और अथॉरिटी, एनी बा इज अ सब्सटैंशियली फाइनेंस्ड बा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड सब्सटैंशियली फाइनेंस? मेजर अमाउंट उनका खर्चा निकालने के लिए गवर्नमेंट दे रहा है। ये सब्सटैंशियल फाइनेंसिंग कहां से हुआ है? ये सब्सटैंशियल फाइनेंसिंग हुआ है फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। नाउ वेट, व्हाट इज कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया? ये तारा नंबर 1 तारा जमीन पर, तारा नंबर 2 तारा जमीन पर, ये वाला कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का मतलब होता है द फंड विच आर ऑफ यूनियन, स्टेट और लेजिस्लेटिव अथॉरिटी। ठीक है, यूनियन का पैसा, जहां पे कंसोलिडेटेड फंड का मतलब देश का पैसा, ऐसा समझ लो, देश का पैसों में से हम लोगों ने फंडिंग दिया है। यूनियन, स्टेट और लेजिस्लेटिव अथॉरिटी। ठीक है, जहां पे जिनके पास लेजिस्लेटिव असेंबली हो। इसका एक चार्ट मैं आपको अभी बना करके दे रही हूँ, यू डोंट कॉपी दिस डाउन, अच्छे से बनाया हुआ है मैंने, जस्ट अ मिनट। Yes. So audit of expenditure में we consider the expenditure or the receipts of any bar which is a substantially financed bar in the form of, देखो substantial financing कैसे होता है? substantial financing ऐसा नहीं होता है कि चलो ये पैसा लेकर के जाओ,
It is in the form of loan or the grants given from the Consolidated Fund of India. So copy this down. So the last point out over here, जहाँ पे हम लोग कहते हैं in your this thing, सार पहला ब्लॉक क्या कहते हैं, ऑल यूनियन और द स्टेट गवर्नमेंट इसके जो डिपार्टमेंट्स है विल बी ऑडिटेड बाय कैग. फिर हम लोग कहते हैं पब्लिक कमर्शियल एंटरप्राइजेस विच आर कंट्रोल्ड बाय यूनियन और द स्टेट गवर्नमेंट विल बी ऑडिटेड बाय कैग. नॉन कमर्शियल ऑटोनोमस बॉडी एज वेल एज, जैसे हम लोग कहते हैं ना बा, bodies or authority which are controlled by union or state, controlled by union or state. The last point, bodies or authority, again ba, which is a substantially financed ba. Now what is the meaning of the word substantially financed? उन्होंने ये चीज दे दिया है. Now this can be tested as your MCQ. Substantially financed का मतलब होता है amount which is not less than 25 lakh, that is more than equals to expenditure, total expenditure का at least 75% is financed by the Consolidated Fund of India. So what is Consolidated Fund of India? And each states, each union territory having legislative assembly. ठीक है? This can be tested as your MCQ. Please mark it important. चलो, I hope ये copy हो चुका है. अब हम लोग चलते हैं आगे. So all these organizations are being audited by CAG. Which kind of audit are being conducted by CAG? ये पढ़ते हैं. सबसे पहला आता है फाइनेंशियल ऑडिट. द फाइनेंशियल ऑडिट इज एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, द नॉर्मल वन. इन द प्रीवियस वेरी जस्ट पार्ट मैंने आपको कंप्लायंस ऑडिट ऑफ रूल एंड ऑर्डर, परफॉर्मेंस ऑडिट, ये सारा चीज बताया था. RSP3 जब भी हम लोग एक्सपेंडिचर को ऑडिट करते हैं तो वी सी द पर्सपेक्टिव के परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है, वी एक्चुअली सी इवैल्यूएट कि प्रोप्राइटरी है कि नहीं है. सो हाउ टू परफॉर्म द परफॉर्मेंस ऑडिट. यहाँ पे ना एक वेरी ब्यूटिफुल कंसेप्ट आई वांट टू मेक यू ऑल अंडरस्टैंड. इसी परफॉर्मेंस ऑडिट का मतलब होता है टू चेक द परफॉर्मेंस ऑफ PSP, एज आई टोल्ड यू, द एक्टिविटी, द प्रोग्राम, द स्कीम, द प्रोजेक्ट. तो वी हैव टू अंडरस्टैंड एफिशिएंसी है कि नहीं, इफेक्टिवनेस जैसे हम लोगों ने सोचा था वैसा हो रहा है कि नहीं, इकोनॉमिक है कि नहीं, एक सस्ता में हो रहा है कि नहीं. सो व्हेनेवर वी आर मेकिंग अप अ प्लानिंग फॉर परफॉर्मेंस ऑडिट, वी हैव टू टेक द फॉलोइंग स्टेप्स. इससे ज्यादा है, 9 steps है टोटली. ठीक है. सो each and every step is an individual retail question. Individual retail question. Ma'am, how? समझो. They can ask you a question on कि you being a practicing chartered accountant, you are performing the performance audit of falana government organization. Now you want to plan around in order to understand, in order to make yourself understand what is the entity and the program doing. तो आप क्या करोगे? तो उसके बारे में एक रिटेल क्वेश्चन 2 मार्क के लिए पूछा जा सकता है. ऐसा ही एक रिसेंट एग्जाम क्वेश्चन आया था कि हाउ डू यू डिटरमाइन द ऑडिट क्राइटेरिया. ठीक है. तो चलो, लेट मी मेक यू ऑल अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी स्टेप, देन वी विल गो इनटू द बुक्स एंड स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग इन डिटेल. पॉइंट नंबर 1, जब भी हम लोग एनी ऑडिट, कोई भी ऑडिट परफॉर्म करने का सोचते हैं, प्लान करने का सोचते हैं, तो सबसे पहला थिंग हमारे दिमाग में आता है उस एंटिटी को समझो, उस प्रोजेक्ट के लिए, उस प्रोग्राम के लिए स्थापना करने के पीछे का कारण क्या था, ये सोच लो. जैसे कि मैं आपको प्रैक्टिकली भी बताऊंगी. इन द प्रीवियस वेरी सेशन आई एक्चुअली रिक्वेस्टेड यू टू गो थ्रू द कैग साइट, है ना, द कैग ऑफ इंडिया वाला साइट. आई होप यू ऑल हैव गॉन थ्रू दैट. इफ नॉट तो फिर भी ठीक है, मैं आज प्रैक्टिकली आपको बताने वाली हूँ. तो सबसे पहला 108 के बारे में बात करते हैं. मोदी जी ने वो 108 ऐसा वाला कुछ किया है कि 108 पे कॉल कीजिए, एम्बुलेंस आ जाएगा. दिस इज ऑल्सो अ प्रोग्राम, दिस इज ऑल्सो अ प्लान. ये जो प्रोग्राम या ये जो प्रोजेक्ट है, ये कैसे स्थापित हो रहा है, whether that is running effectively, how many people are getting benefited, what was the cost incurred. तो ये सारा चीज पहले अंडरस्टैंड कर लीजिए. then you define the objective and scope कि what is the scope of performing this performance audit. ये प्रोजेक्ट के लिए, जैसे कि इरिगेशन का कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, जैसे कि राजस्थान में कोई सॉइल इरिगेशन का प्लान चल रहा है कि एरिया बहुत ज्यादा है बट बंजर जमीन है, एग्रीकल्चर नहीं हो रहा है, तो चलो प्रोजेक्ट या स्कीम इंप्लीमेंट करते हैं कि वहां पे कुछ भला हो जाए. कोई ऐसी स्कीम हम लोग एक्सपोर्टर्स को देते हैं जिससे देश का भी भला हो जाए. सो ये सारा जो प्लान्स लेकर के आता है गवर्नमेंट, उसको हम लोगों को समझना पड़ेगा, डिसाइड करना पड़ेगा हमारा स्कोप और ऑब्जेक्टिव.
डिटरमाइन करना पड़ेगा क्राइटेरिया। अब देखो क्राइटेरिया कैसे डिसाइड होता है। अगर मैं फाइनेंशियल ऑडिट कर रही हूँ तो हमें इतना पता है फाइनेंशियल ऑडिट दैट इज द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, दिस इज रिक्वायर्ड टू बी मैच्ड विद एएफआरएफ, है ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एएफआरएफ डन थ्रू। बट अगर मैं प्रोजेक्ट, प्रोग्राम, स्कीम, एक्टिविटी इनको ऑडिट कर रही हूँ तो हर बार मेरा ऑडिट क्राइटेरिया विल हैव टू बी डिफरेंट। ऑडिट क्राइटेरिया डिफरेंट रहेगा। जैसे कि अगर मैंने ये जो 108 वाली स्कीम का बात बताया, वुमेन सेफ्टी के बारे में अगर कोई प्रोजेक्ट आ रहा है, डिफेंस के लिए कोई प्रोजेक्ट या प्लान आ रहा है, एक्सपोर्ट के लिए कोई नई एक्टिविटी इन लोग स्टार्ट कर रहे हैं, आधार कार्ड का जैसे इन लोगों ने स्टार्ट किया था लिंकेज दिस एंड दैट, ना ये सारे चीजों के लिए द क्राइटेरिया विल बी डिफरेंट। what was assumed, what was expected to be the output of this project will be the criteria। ठीक है, सो इसके बारे में पढ़ना। नाउ डिसाइडिंग द अप्रोच के कैसे आप ऑडिट करेंगे, डेवलपिंग द डिटेल्ड क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चनर बनाओ कि कब ये स्कीम लागू हुई थी, कितना खर्चा सैंक्शन हुआ था, हु इज द वन हु इज देयर इम्प्लीमेंटिंग, सुपरविजन कौन कर रहा है, इम्प्लीमेंटेशन के बाद मॉनिटरिंग कौन कर रहा है, कितने जन बेनिफिट हुए हैं, जो जन बेनिफिट हो रहे हैं उनको उनके पास जाकर के बोलो सर कितने टाइम में सर्विसेज अवेलेबल हुई थी, डू यू थिंक दिस इज वर्थ इट, डू यू थिंक एनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटी स्टिल आर लैकिंग, और कुछ करने की गुंजाइश है क्या, सम बेटरमेंट, कुछ फीडबैक ले लो। सो ये क्वेश्चनर डेवलप कर लो। असेसिंग द टीम के बॉस जो स्किल और एक्सपर्टाइज होना चाहिए ऐसा टीम ये कर लीजिए। डिजाइनिंग द एडीएम, व्हाट इज एडीएम, ऑडिट डिजाइन मैट्रिक्स। आपका ऑडिट का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्वेश्चन जो आपने पूछा उसके सामने क्राइटेरिया क्या था, आपको एविडेंसेस क्या मिला, एंड व्हाट आर द डेटा विच इज कलेक्टेड। एस्टैब्लिशिंग द टाइम टेबल, एस्टैब्लिशिंग द रिसोर्सेज कि ठीक है मेरे पास इतना टाइम है, इतने टीम है, कैसे कैसे काम करेंगे, एंड देन शुरू कर दीजिए आपका ऑडिट प्रोग्राम। ठीक है, दिस इज अ 9 स्टेप प्लानिंग ऑफ परफॉर्मेंस ऑडिट। अंडरस्टैंडिंग दिस very clear? Sure. Now let me just make you go through. If at all you are having ICAI ka study mat, please take out your study mats. Yes. Study mats में establishing on page number 13.18. 17. Yeah. So 17 पे देखो सबसे पहला point, the steps which are suggested by the auditors in order to plan while they are conducting a performance audit. How do you understand the entity or program? Documentation ले लो, legislative document, policy document, past audits, media coverage, ये सब के हिसाब से आप understand कर पाओगे कि प्रोग्राम क्या था। Deciding upon the objective and scope, ये आपको स्टार्टिंग में ही in a very appropriate manner you will decide कि what is the scope and what your audit conclusion affects. नेक्स्ट इज पॉइंट नंबर सी में देखो इसको मार्क करिएगा, एक्सपेक्टेड एग्जाम क्वेश्चन। ये पॉइंट जो है 6 के 6 पॉइंट्स यू नीड टू राइट इट इन योर ऑडिट्स आर डिटरमाइनिंग द ऑडिट क्राइटेरिया। सो ऑडिट क्राइटेरिया मे बी सॉर्टेड टू ऑब्टेन द फ्रॉम द फॉलोइंग सोर्सेज। मैम कैसा पता चलेगा कि क्या है ऑडिट क्राइटेरिया? पहला, प्रोसीजर मैनुअल ऑफ द एंटिटी, policy standards, directives, guidelines, criteria which are used by the same kind of entity in the similar programs, independent experts, new or established scientific knowledge or the general management subject to some literature, some research paper। इससे तुमको पता चलेगा कि कैसा ये प्लान, प्रोग्राम, एंटिटी ऑपरेट करना चाहिए था एंड कैसा ये ऑपरेट कर रहा है। दैट इज ऑडिट क्राइटेरिया। This is already a past examination question. How the audit criteria are set. चलो फटाफट copy this down. Next, deciding upon the audit approach. So after writing, I hope this is done. Mark it as a past examination question. Very brilliant. इतना hidden है ये कि क्वेश्चन अगर पूछा भी जाएगा ना कि हाउ विल यू डिसाइड ऑडिट क्राइटेरिया, तो क्लिक नहीं होगा कि ये कहाँ का क्वेश्चन। ठीक है, चलो ऑडिट क्राइटेरिया हमेशा से समझ लो। ऑडिट क्राइटेरिया इज समथिंग जिसके बेसिस पे आप ऑडिट करें, जिसके बेसिस पे आप कुछ चीजों को इवेल्युएट करें। नेक्स्ट, डिसाइडिंग ऑन द ऑडिट अप्रोच। हाउ विल यू डू ऑडिट? ऑडिट अप्रोच कैसा होता है? तो सबसे पहला एनालाइज योर प्रोसीजर्स,
ऑडिट अप्रोच कैसा रखे, केस स्टडीज थोड़ा सा लर्न बाय हार्ट कर लीजिए, अंडरस्टैंड कि केस स्टडी बाय हार्ट का मतलब होता है पिछला जो इवेंट्स हुआ है, कुछ ऐसे एंटिटीज को ऑडिट ऑलरेडी आपने करके रखा है उसको एनालाइज कर लीजिए, थोड़ा रिकॉल कर लीजिए क्राइटेरिया, यूजिंग द एग्जिस्टिंग डेटा सर्वे कर लीजिए, एनालाइजिंग द रिजल्ट्स एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर लीजिए. सी, everything boils down to numbers. Whenever I talk about you, you are studying very hard, बहुत पढ़ाई कर रहे हो, but the thing is what comes in your result. Everything boils down to numbers. अगर numbers, the factual presentation, if at all the number replicates, the indicators are there that yes, your performance, KPIs जिसे हम लोग कहते हैं, the key performance indicator, your performance is absolutely good. That is how the final audit will be done. एनालिसिस ऑफ द प्रोसीजर्स, ये जो सारा हम लोगों ने कहा, ये सारा 5 चीजें हैं, ये आज आपको जस्ट रीड करना है. सर्वे एनालिसिस, डेवलपिंग द क्वेश्चनर कि व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन यू शुड आस्क द टीम मेंबर्स परफॉर्मिंग दिस प्रोजेक्ट, assessing the team का skills, expertise, if at all you feel कि this project is a very crucial project, कोई डिफेंस के रिगार्ड्स में है, ये एंटिटी का ऑपरेशन इज वेरी क्रूशियल इंफॉर्मेशन, बहुत ही ज्यादा लाइक यू नो इम्पैक्टफुल आपका प्रोग्राम या प्रोजेक्ट है, तो उस चीज के लिए हैव अ डाइवर्सिफाई रेंज का सब्जेक्ट नॉलेज वाला टीम. ठीक है, तो टीम नीड्स टू डेवलप द साउंड अंडरस्टैंडिंग कि प्रोजेक्ट किस चीज का है, किस हिसाब से काम करेगा, ये एंटिटी का ऑपरेशन किस चीज के लिए है, व्हाट इज ऑब्जेक्टिव. इफ द पर्सन इज नॉट हैविंग एनी नॉलेज, उसको टीम में रख करके हम करेंगे भी क्या. सो दैट इज डेवलपिंग द टीम, मेक देम अंडरस्टैंड द नॉलेज, गिव देम द अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ ट्रेनिंग. डिजाइनिंग ADM, ऑडिट डिजाइन मैट्रिक्स, एस्टेब्लिशिंग द रिसोर्सेज, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास से हम लोग एक्चुअल टाइम कितना लगना है. सी, रिसोर्सेज के नाम पे ना हमारे पास हर बार ये चीज होती है कि समय इज अ मेजर रिसोर्सेज विच वी पोजेस व्हेन वी आर ऑडिटिंग एनी एंटिटी. तो सबसे पहले डिसाइड अपॉन द एक्चुअल टाइम विच विल बी रिक्वायर्ड. द सेकेंड थिंग ऑब्वियसली मनी एंड द टीम जिसके पास अप्रोप्रिएट दिमाग हो. So that is my resources. Then you start initiating the audit program to audit that entity. Done. So this is how हम लोग क्या बोलते हैं, performance audit can be planned. Now I'm taking you through some practical websites. कैग के वेबसाइट के बारे में बात करते हैं. जितना भी पढ़ा ना, जस्ट 2 मिनट में आपको प्रैक्टिकली ये चीज समझ जाएगा ना, तो बाय हार्ट करने में दिक्कत नहीं होगी. So I'll take you practically through the CAG का वेबसाइट. CAG के वेबसाइट में I'll make you all understand कि ठीक है प्रोप्राइटरी कहाँ होता है, परफॉर्मेंस कहाँ होता है, फाइनेंशियल और स्टेटमेंट्स का ऑडिट कैसा होता है. चलो पहले ये देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं. होम पेज पे ना आपको सबसे स्टार्टिंग में देखो, मैंने आपको कल बोलकर मतलब इन द प्रीवियस सेशन बोल करके रखा था, द करंट कैग ऑफ इंडिया इज गिरीश मुर्मू जी. तो देखिए गिरीश मुर्मू जी वाला सारा चीजें यहाँ पे उन्होंने जस्ट होम पेज पे दे करके रखा है. द थर्ड टैब अबाउट अस के बाजू में आवर ऑफिस एंड ऑडिट रिपोर्ट्स, यू विल बी एबल टू सी ऑडिट रिपोर्ट्स. देखो यूनियन रिपोर्ट, स्टेट रिपोर्ट, लोकल बॉडीज रिपोर्ट, कंप्लायंस ऑडिट रिपोर्ट, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस. क्लिक परफॉर्मेंस. अभी देखो परफॉर्मेंस ऑडिट, एज आई टोल्ड यू परफॉर्मेंस ऑडिट इज फॉर वेरियस प्रोजेक्ट. तो सबसे पहला देखो एक 22 मार्च का एक रिपोर्ट है हरियाणा का, परफॉर्मेंस ऑफ एफिशिएंसी इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, लोकल बॉडी का सेक्टर है ये. उसके नीचे देखो परफॉर्मेंस ऑडिट ऑन द फंक्शनिंग ऑफ यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया. अब इफ इट ऑल आई ओपन दैट परफॉर्मेंस ऑडिट का डेट, रिपोर्ट, ये सारा चीज मिलेगा. ओपन दैट रिपोर्ट पीडीएफ वाला. सबसे पहला देखो रिपोर्ट ऑफ द कैग ऑफ इंडिया, फंक्शनिंग ऑफ यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया. आधार वाला, अभी मैंने आपको अभी पहले ही बोला था एक प्रोग्राम इन्होंने लॉन्च किया, आधार के साथ लिंक करवाना, आपका पैन चलाना. तो ये जो यूनिक आइडेंटिफिकेशन है, नाउ बायोमेट्रिक आपका आइडेंटिफिकेशन हर जगह पे हो जाएगा. तो दिस इज अ प्रोग्राम विच दे लॉन्च. इसके ऊपर का रिपोर्ट है कि हम लोगों ने ये जो आधार लॉन्च किया था, आधार का यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर लॉन्च किया था, हाउ वेल दिस इज वर्किंग. तो इसके ऊपर पूरा प्रोजेक्ट रिपोर्ट उन्होंने देकर के रखा. 108 पेज का रिपोर्ट है. दे हैव गिवन एवरीथिंग. सो कंटेंट में यू विल सी एवरीथिंग. एग्जीक्यूशन समरी आता है,
UIDAI अथॉरिटी पावर्स क्या था, किसने सेट किया, व्हाट इज द स्कोप, ऑडिट क्राइटेरिया, ऑडिट मेथोडोलॉजी। ठीक है, देखो चैप्टर नंबर 2 में देखो स्कोप ऑफ ऑडिट, ऑडिट ऑब्जेक्टिव, ऑडिट मेथोडोलॉजी। स्टार्टिंग में उन्होंने बैकग्राउंड देकर के रखा है, ये सारा है बैकग्राउंड इंट्रोडक्शन के एग्जीक्यूटिव समरी क्या है, उसके बाद हमारे ऑडिट का स्कोप क्या है, हमारे ऑडिट का मेथोडोलॉजी क्या है, हाउ वेल वी नो द बॉटलनेक्स कंस्ट्रेंट, उसके बाद हम लोगों ने ऑडिट करना शुरू किया, फिर उनका जो फाइंडिंग्स एंड द रिजल्ट्स। ठीक है, तो ये जो ऑडिट क्राइटेरिया मैं बोल रही थी, जिस बेसिस पे हम लोग कहते हैं कि हमारे ये रिपोर्ट्स का भी जब मैं आपको आगे जाकर के बताऊंगी कि रिपोर्ट में हम लोग क्या क्या चीज लिखते हैं, तो ऐसी एग्जीक्यूटिव समरीज वगैरह हम लोग लिखते हैं। So this is something which is very interesting, frankly speaking. Theoretically जब ये बच्चे पढ़ते हैं ना, ये सारा चीज बोर लगता है, बट आप प्रैक्टिकली जब ये देखो, चैप्टर नंबर 2 इन दिस रिपोर्ट इज स्कोप ऑफ ऑडिट। गो टू चैप्टर पेज नंबर 7। देखो ऑडिट ऑब्जेक्टिव क्या है, तो हम लोगों ने यूडी हैज कॉम्प्रिहेंसिव रेगुलेशन, आधार ऑथेंटिकेशन, ये सारा चीज हमारा क्राइटेरिया ऑब्जेक्टिव था। क्राइटेरियाज ये देखो, इंपॉर्टेंट क्राइटेरियाज अडॉप्टेड फॉर द परफॉर्मेंस ऑडिट वर, जो क्राइटेरियाज के बेसिस पे हम लोगों ने ऑडिट किया वो क्या थे, कैबिनेट अप्रूवल, इनकी जो इंफॉर्मेशन थी वो, प्रोविजंस, सब्सिक्वेंट अमेंडमेंट्स टू दिस रेलेवेंट प्रोग्राम अंडर जनरल फाइनेंशियल रूल्स। ये बाय हार्ट नहीं करना, दिस इज जस्ट टू मेक यू ऑल अंडरस्टैंड। आधार रेगुलेशंस, आधार ऑथेंटिकेशन रेगुलेशंस, ये सारा हमारा क्या था क्राइटेरिया, इसके बेसिस पे हम लोगों ने प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है, आउटपुट जैसा एक्सपेक्टेड है या नहीं है, इसको ऑडिट किया, सिंपल। ठीक है, एंड गो टू द वेबसाइट, वेबसाइट में यू विल बी, यस गो टू द वेबसाइट, यहाँ पे सारा परफॉर्मेंस ऑडिट रिपोर्ट एंड सारा का सारा ऑडिट रिपोर्ट ना यू विल बी एबल टू सी आउट ओवर हियर। देखो टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट में यू सी यूनियन, स्टेट, लोकल बॉडीज, जिसका भी ऑडिट आपको करना है, करवाना है, देखना है, यू कैन सी एवरीथिंग इज अवेलेबल इन पब्लिक डोमेन। नेक्स्ट कौन से सेक्टर वाइज, ये हर सेक्टर में गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट करके रखा है, तो हर सेक्टर वाइज आपको पैसा मतलब कहाँ कहाँ यूटिलाइज हो रहा है, कितना यूटिलाइज हो रहा है, उसका रिपोर्ट देखने को मिलेगा। ऑडिट रिपोर्ट का टाइप, 3 टाइप्स का ऑडिट रिपोर्ट है, कंप्लायंस, फाइनेंशियल और परफॉर्मेंस। Year, select the year and select the report and search. So this is something which is very interesting, and practically after your exams are done, just go through this website in case you want to make up your career in government audit. This is a very lucrative field. ऐसा नहीं है कि सिर्फ पैसों पैसों के लिए, वेरी अंडरस्टैंडिंग फील्ड, मतलब अगर आपको देश के लिए सच्ची कुछ करने की, कर गुजरने की इच्छा हो, तो दिस इज समथिंग बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट यू कैन कंट्रीब्यूट फॉर। ठीक है, चल नाउ बैक टू बुक्स। प्लानिंग द परफॉर्मेंस ऑडिट, तो दिस इज हाउ, जो 9 स्टेप्स है ना उसका कोलैबोरेशन उन्होंने दिया है। अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी, प्रिलिमिनरी सर्वे करना, एक्सेसिंग द स्किल नॉलेज ऑफ द एक्सपर्टाइज टीम, प्रेजेंटिंग, ऑडिट ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना, स्कोप ऑफ ऑडिट सेट करना, डिटरमाइन द क्राइटेरियाज कंसिस्टेंट टू योर ऑब्जेक्टिव, टाइप्स ऑफ एविडेंसेस ऑब्टेन करना, डिफरेंट मेथड्स के हिसाब से, सैम्पलिंग टेक्निक के हिसाब से एविडेंसेस ऑब्टेन करना, देन यू इम्प्लीमेंट योर program. Performance audit guidelines, basically ये क्या है, whenever you are conducting any performance audit, they want the auditor to get the information on the subject, decide upon the scope and objective of the audit, whether they need any expert ka consultation, any services of an expert is required or not, that is required to be established. Audit objective, criteria, टाइप्स ऑफ सोर्सेस एंड द मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ द एविडेंसेस, ये सारा चीज जो हम लोगों ने लिखा ना वही एक एक पॉइंट्स में देकर के रखा है। तो मैम इसको बार बार क्यों पढ़ना है? क्वेश्चन 3 प्रकार से पूछे जा सकते हैं। पहला, प्लानिंग द परफॉर्मेंस ऑडिट, प्लानिंग द परफॉर्मेंस ऑडिट में 9 स्टेप्स लिखने हैं। दूसरा, वो लोग ये कह सकता है कि जब यू आर परफॉर्मिंग द परफॉर्मेंस ऑडिट, व्हेन यू आर गोइंग थ्रू, तो उस समय पे आपको क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है, तो हम कहेंगे ये सारी चीजें। सो आंसर ऑलमोस्ट बीइंग सेम, अगर आप देखने की कोशिश करो, द आंसर इज नॉट मेजरली डिफरेंट, बट पूछने का तरीका अलग हो सकता है। बिकॉज ये पूछने का तरीका अलग हो सकता है, समटाइम्स इट मे हैपन कि आंसर समझ में आते हुए भी, याद रखते हुए भी एग्जामिनेशन में क्लिक ना। सो ये हेडिंग को हाईलाइट कर दीजिए, उनको लिख दीजिए वहां पे एक्सपेक्टेड एग्जाम क्वेश्चन।
डिटेल क्वेश्चन को मैंने आपको लिखाया है यहाँ पे भी आप लिख दीजिए एक्सपेक्टेड एग्जाम या असाइनिंग द यूनिट्स असाइनमेंट फॉर द टेस्ट ऑडिट, टाइम जो भी डिफरेंट स्टेज पे है, रिव्यू करना, मिड टाइम रिव्यू करना, सुपरवाइज करना, फील्ड वर्क, फील्ड ऑडिट करना। व्हाट इज फील्ड ऑडिट? हम लोग कहते हैं ना ऑन साइट ऑफ साइट। ऑफ साइट का मतलब होता है हम लोग हमारे ऑफिस में बैठ करके प्लानिंग कर रहे हैं, प्रिपरेशन करते हैं। ऑन साइट का मतलब होता है एग्जीक्यूशन एंड देन रिपोर्टिंग शेड्यूल। एलिमेंट्स ऑफ परफॉर्मेंस ऑडिट, ये आरटीपी में भी पूछा हुआ क्वेश्चन, एमसीक्यू में भी पूछा हुआ क्वेश्चन। एलिमेंट्स में आती है 3 चीजें, E3 इकोनॉमी, सस्ता सुंदर टिकाऊ, efficiency, how sound the input output ratio is, lower the input maximum, highest the output is a requirement। तो हम लोग कुछ चीजें डिजायर करके चलते हैं कि 10 आवर्स का हमारा अगर इनपुट है तो हमको 300 यूनिट्स और सो एंड सो गुड्स मिलने चाहिए। दिस इज द एफिशिएंट लेवल। तो यहाँ पे हम लोग कहते हैं कि मिनिमम इनपुट से हमको मैक्सिमम आउटपुट मिल जाए, दैट इज एफिशिएंसी। व्हाट इज इफेक्टिवनेस? इफेक्टिवनेस का मतलब होता है गेटिंग एज डिजायर्ड। As desired. So how will we reduce the input and achieve the maximum output? By sound procurement practices, maintaining and protecting the resources, wastages को कम करें, optimum utilization of resources, best operating processes। कई बार आपके साथ भी ऐसा होता होगा, आपने सोच करके रखा है कि मैं 10 आवर्स में 50 पेजेस पढ़ लूंगा ऑडिट के। अगर 10 आवर्स में 50 पेजेस पढ़ लिया, यू आर इफेक्टिव, जैसा सोचा था वैसा मिला। बट you reduced your you reduced your unnecessary intervention of mobile। आपने concentration बढ़ा दिया, focus बढ़ा दिया, आपने 10 hours में 60 pages पढ़ लिए। This is your efficiency। You understood how well you should manage your timings। You understood which time is best for studying theory। You understood which time is best for studying practical subject। You understood the proper blend and then you performed your procedures। That is increasing efficiency। So getting as desired is effective। जैसा सोचा था वैसे मिला, the plan is effective। But जैसे सोचा था इससे कई गुना ज्यादा मिला, that is efficiency, that is smartness। ये कैसे होगा? इन सारी चीजों के बेसिस पे होगा। Programs are well managed, well executed and efficiently conducted। Next, effectiveness, it is achieving the expected output। So you need to check whether the objectives are within the legal frame। इसका मतलब समझो, आज आपको पता है कि आप 10 आवर्स में 50 पेजेस पढ़ सकते हैं, आपने टारगेट ही रखा है 40 पेजेस का, अरे इतना तो अचीव होने ही वाला है। So whenever you are setting up the goals and objectives, you need to understand whether this is in your legal frame, the programs are set to achieve the desired targets, factors inhibiting the satisfactory goals, effectiveness of the individual programs and the components are required to be evaluated। नेक्स्ट इज परफॉर्मेंस ऑडिट के बाद कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट। वो जो वेबसाइट कैग वाली वेबसाइट cag.gov.in था, उसमें 3 प्रकार के रिपोर्ट्स थे, फाइनेंशियल रिपोर्ट, कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट रिपोर्ट एंड परफॉर्मेंस ऑडिट रिपोर्ट। सो व्हाट इज कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट? कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट इज नथिंग बट बड़ा भाई ऑफ परफॉर्मेंस ऑडिट। यहाँ पे भी हम एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस के ही बारे में बात करते हैं। सो देयर आर सम एरियाज कवर्ड एंड सम इश्यूज व्हिच आर एग्जामिन्ड। अभी रिसेंट जनवरी 21 में इश्यूज एग्जामिन का क्वेश्चन आया हुआ था एंड अगेन इसके ऊपर एमसीक्यू भी आया हुआ। आई टेल यू व्हाट हाउ, समझो। दे कैन गिव यू एन एग्जांपल कि व्हाट आर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द इश्यूज एग्जामिन्ड अंडर कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट। वो लोग दे देंगे कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, क्रेडिट मैनेजमेंट, डेलीगेशंस ऑफ एमआईएस एंड कॉस्ट कंट्रोल। तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द इश्यू एग्जामिन्ड? कॉस्ट कंट्रोल, ये नहीं, ठीक है। लिखो यहाँ पे आरटीपी May 22 का एमसीक्यू क्वेश्चन है। आरटीपी May 22 एमसीक्यू। समझते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंशिएशन बिटवीन एरियाज एंड इश्यूज। एरियाज का मतलब होता है देयर आर डिफरेंट एरियाज
डिफरेंट डिफरेंट एरियाज जिसको आपको चेक करना होता है. दीज आर नॉट इश्यूज, ये स्टार्टिंग से ही गलत चीजें नहीं है कि यार यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है. दीज आर द proper areas, broad areas which are covered in your comprehensive audit. Investment decision of that unit, project formulation, delegation of power of MIS, capacity utilization, organization का effectiveness, management of equipments, credit control, cost, price, budget, internal control, etc. ऐसा और एक क्वेश्चन है, मैं आगे समझाऊंगी आपको. हाँ, इश्यूज एग्जामिन में क्या चीज आ सकती है, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स, कौन से इश्यूज है, कैपिटल कॉस्ट कितना लगना है, प्रोडक्शन कितना हो रहा है, व्हाट इज द रेट ऑफ रिटर्न, प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन, कॉस्ट कंट्रोल्स, इन्वेंट्री, R&D, रिपेयर्स, प्लानिंग, वेस्टेजेस, ये सारा चीज कम्स अंडर इश्यूज एग्जाम. ठीक है, आरटीपी के सामने लिखो फोरेंसिक ऑडिट एंड दिस इज प्रोबेबल एमसीक्यू, ये वाला पार्ट प्रोबेबल एमसीक्यू. अब मैंने ये चीज जो आपको सिखाई ना, अब एक छोटा सा और फॉरेंसिक ऑडिट का पॉइंट सिखा देती हूँ मैं यहाँ पे. सी इन द सेम सिमिलर मैनर फॉरेंसिक ऑडिटर का भी ना 2 हिस्सों में चीजें डिवाइडेड है. द स्किल, कैरेक्टरिस्टिक जैसे हम लोग कहते हैं ट्रेड्स, एंड एबिलिटी. देखो 2 चीजें होती है. When you are talking about being an auditor, आप में कुछ गुण होने चाहिए कि यार आप ऑडिटर बनने के लायक हो भी या नहीं. ठीक है, ये एक होता है गुण, और दूसरा होता है आपका टैलेंट या फिर आपके जो नॉलेज है, क्वालिफिकेशंस है, वो ये दोनों ही चीज. देखो आपके पास खाली नॉलेज है, डिग्री नहीं है, काम करने, खाली डिग्री है बट यू नॉट साउंड, काम करने, तो दोनों ही चीज नीडेड है. सो एमसीक्यू जो आया था वो उसी चीज पे आया था आरटीपी में फॉरेंसिक ऑडिटर के नाम पे, कि कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है और कौन सी एबिलिटी. ठीक है, चलो गोइंग अहेड. propriety audit, one of the very important aspects in government audit. Propriety audit actually stands for testing the transaction for public interest. What is testing the transaction for public interest? कि जो भी transaction हुआ है whether that is in public interest or not. यहाँ पे we will be taking care of IAI, avoidable, improper, infructuous expenditure, not fruitful expenditure. We have to, yeah, test of public interest. We have to bring up the cases of IAI. We need to, देखो कई बार होता है खर्चा, you know your mama has given you 10,000 rupees कि बेटा ठीक है यार you utilize this fund. So the खर्चा is appropriately sanctioned by your mama. But मम्मी ने 10,000 रुपए दिए है, that does not mean you will use the whole 10,000 रुपए. You will think twice. You may even compare the prices. आप जा करके prices compare करोगे. You will see the worth which you are getting after expending that 10,000 rupees. मम्मा ने बोला 10,000 रुपए खर्च कर लो, उसका मतलब क्या जबरदस्ती खर्च करके आओगे? नहीं. Sometimes the expenditure are well sanctioned but still can be termed as wasteful. So that areas the auditor need to check and test. Look into the transactions with wisdom, faithfulness and economy. So acting wise, खर्चा एक ऐसी चीजें है which will involve judgment. खर्चा एक ऐसा एरिया है which will involve a high level of subjectivity. आज जो मेरे लिए नॉर्मल खर्चा है शायद आपके लिए बहुत ज्यादा बड़ा खर्चा हो, आपके लिए जो बहुत नॉर्मल खर्चा है मेरे लिए बहुत ज्यादा बड़ा खर्चा हो, क्योंकि एरियाज ऑफ प्रायोरिटाइजेशन मैटर्स. मेरी प्रायोरिटी शायद अलग हो सकती है जिसके लिए मैं खर्चा कर रही हूँ, आपकी प्रायोरिटी कुछ और हो सकती है जिसके लिए आप खर्चा कर रहे हो. हेंस वो लोग कहते हैं कि प्रोप्राइटी ऑडिट परफॉर्म करते वक्त ना बहुत ही ज्यादा दिक्कत आती है. व्हाई? बिकॉज इट इन्वॉल्व द इनहेरेंट एलिमेंट ऑफ सब्जेक्टिविटी एंड जजमेंट. ठीक है, तो वी नीड टू चेक फ्रॉम द पब्लिक इंटरेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू. कस्टम जो पब्लिक, कोई ऐसी रीति रिवाज जो पब्लिक एक्सेप्ट करती है, publicly accepted. So looking into the financial morality. What is financial morality? देखो highest standard of public financial morality जो public allow करती है, public के हिसाब से morally ये चीज सही है. Looking into wisdom, faithfulness and the economy of the transaction. Cool.
Now, there is one more area which I want you all to understand this, and I just change up the file, make a note of this: wisdom, faithfulness, and economy. Point number 5, just jot it down in your books. Some general principle have been laid for audit code. So ऑडिट करने के लिए अगर हम लोगों को पूछा जाए कि यार प्रोप्राइटी ऑडिट आपको करना है तो व्हाट आर द जनरल कोड्स, तो हम लोग फर्स्ट स्टेप क्या कहते हैं, we say कि the expenditure should not be more than occasion demand. If the current occasion demands 3,000 crores, done, fix it up. The expenditure which is made should not be more than the occasion demand. No authority, point number 2, हम लोगों को, बिकॉज दिस इज सब्जेक्टिव, तो कुछ रूल्स हम लोगों को फ्रेम करके देने चाहिए। तो हम लोग कहते हैं कि नो अथॉरिटी शुड बी एक्सरसाइज्ड इन सैंक्शनिंग एनी एक्सपेंडिचर टू गेट पर्सनल एडवांटेज। जैसे कि मैंने आपका कोई खर्चा, आप आए मेरे पास और आपने मुझे कहा कि मैम मैं XYZ स्टेट का हूँ, मुझे मेरे स्टेट में हाईवेज, रेलवेज, ये सारा चीज डेवलप करना है एंड आई वांट योर अथॉरिटी। मैंने कहा कितने का खर्चा हो रहा है, तो आपने कहा कि मैम 1,000 करोड़ रुपए। मैंने कहा कि मैं 1,200 करोड़ रुपए सैंक्शन कर रही हूँ, ये जो 200 करोड़ एक्स्ट्रा सैंक्शन कर रही हूँ ना, आप आपका खर्चा कम करो और ये 200 करोड़ मेरे घर पे भिजवा देना। एंड ट्रस्ट मी स्टूडेंट्स, ऐसा चीज होता है। व्हेन द प्रोजेक्ट पासेस अप, जस्ट रिसेंट न्यूज हम लोगों ने पढ़ी थी, when the project of highways, metros, railways, जहाँ पे PPP या फिर only public sector undertakings are working, there are many cases जो ऐसे उठ उठ करके आते हैं कि जब भी MP MLA साइन करते हैं आपके छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स पे, तो लिटरली कॉन्ट्रैक्टर्स क्या कहते हैं कि हमको हमारा खर्चा कम करना पड़ता है, क्योंकि एक एक चीज पास करवाने पर हमको पेटी के पेटी उनके घर भिजवानी पड़ती। सो खर्चा कम करने में हो क्या रहा है, रॉ मटेरियल्स आर गोइंग ऑन द inferior side. So ये सारा चीज being an auditor we need to identify कि no authority should sanction any expenditure for the personal benefit. Public money should not be used for the benefit of a particular community or a particular person. कोई भी इंडिविजुअल कम्युनिटी या इंडिविजुअल पर्सन के बेनिफिट के लिए हम लोग खर्चा नहीं करेंगे, एक्सेप्ट फॉर अनलेस द अमाउंट इज वेरी स्मॉल, very insignificant, except for that is the claim which is given under the court of law. कई बार कोर्ट ऑफ लॉ ने शायद हो सकता है SC ST के लिए, सम शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, सम OBC एलिमेंट के लिए कुछ खर्चा सैंक्शन करवा करके रखा है, तो हाँ, तो वो हमको पता है कि ये कोर्ट ऑफ लॉ ने ही उस पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए खर्चा करने बोला है, तो दैट इज अलाउड। सो अनलेस अ क्लेम for the amount would be enforced in the court of law. Third point, unless the expenditure is in pursuance with a recognized policy or custom, मतलब ये ऐसा खर्चा है जो since ages हम लोग करते आ रहे हैं for this particular community. And last, unless the amount of allowances such as travel, grants, expenditure of a particular type should be so regulated। बोलता है कि देखिए मैं आपको एग्जांपल देती हूँ फिर ये पॉइंट समझेगा। कई बार गवर्नमेंट ऑफिशियल, से फॉर एग्जांपल यू आर वर्किंग विद रेलवेज, so when you are working with railways you get a particular amount as the salary remuneration, as well as you get certain perks। अब ये perks क्या होता है, your railway travel is free, your family's railway travel is free। तो ये सारा जो अलावेंसेस और पर्क्स मिल रहा है तो बोलते हैं कि दिस इज अलाउड, क्योंकि यहाँ देखो बोलो क्या बोलते हैं कि द पब्लिक फंड शुड नॉट बी यूज्ड फॉर अ पर्सन्स बेनिफिट, पर्टिकुलर पर्सन का बेनिफिट, बट यहाँ पे तो मैं पर्टिकुलर पर्सन को बेनिफिट दे रही हूँ, बोलते हैं उतना चलेगा अनलेस ये पर्क्स उनकी सैलरी से कई गुना ज्यादा है। should be so regulated that such allowances are not the source of profit to the recipient। बोलते हैं कि थोड़ा पर्क्स देना अलाउड है, अलाउंसेस देना अलाउड है, इसका मतलब ये नहीं कि उनको वो बेनिफिट से उनकी पूरी घर बकरी चल रही है, घर संसार उनका पूरा चल रहा है, ठीक है। सो the public money should not be used for the benefit of a particular person or the community unless it is very small, unless the claim can be enforced in the court of law, unless it is via a policy or a custom, unless ये वाला the amount or allowances should not act as a source of profit for a particular recipient। Just jot this point down।
So if at all you're not finding the place in audits are, use the post-it. पोस्ट-इट पे लिख लीजिए या फिर स्पेस फॉर स्टूडेंट्स नोट लास्ट में कहीं पे जगह बच रही है वहां लिख लीजिए, या फिर स्टार्ट वाला पेज व्हाट टू स्टडी है वहां लिख लीजिए इसको, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। The last point is written out over here, point number 5. Now areas of propriety under Companies Act are section number 143, 101, शेड्यूल। इसका मतलब समझाती हूँ मैं आपको। सी एरियाज ऑफ प्रोप्राइटी का मतलब क्या होता है, कंपनीज एक्ट में कौन से प्रोविजन में उन्होंने ऐसे बात करके रखी है कि यार यहाँ पे खर्चा देख लो, यहाँ पे इंक्वायरी होल्ड कर लो, फिजूल का खर्चा तो नहीं हो रहा है ना, ये इवेल्युएट कर लो, या ये इवेल्युएट कर लो कि अननेसेसरी वेस्ट चीजें तो नहीं हो रही। तो 143(1) के आगे ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, ड्यूटी टू इंक्वायर। यहाँ पे कंपनीज एक्ट में 143(1) ए से लेकर के एफ तक के क्लॉजेस पढ़ाए थे मैंने आपको, wherein the auditor was required to very good inquire about few areas, एडवांसेस, बुक एंट्रीज, लॉस तो नहीं हुआ, डिपॉजिट कैसा शो किया है, कैश तो मिला है ना। 143, 5 and 6 ये होता है गवर्नमेंट ऑडिट में कैग का रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम लोग कैग को ये चीज बता करके रखते हैं कि सर अगर आपको लगता है कि कुछ एरिया में टेस्ट ऑडिट करना है, कुछ एरियाज में सप्लीमेंट्री ऑडिट करना है, कॉस्ट ऑडिट करवाना है, ये कंपनीज एक्ट में कॉस्ट ऑडिट क्यों करवाया जाता था, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट वांटेड टू बी वेरी प्रिसाइज कि यार जो कॉस्ट इनकर हो रहा है, कॉस्ट ऑडिटर को बुला करके जरा सा मुझे बता दीजिए ना कि कॉस्ट इज अप्रोप्रिएट, कॉस्ट रिकॉर्ड्स बराबर है। शेड्यूल 3 में भी वी स्पोक अबाउट मटीरियलिटी एज अ कंसेप्ट कि इफ एट ऑल द एक्सपेंडिचर इज क्रॉसिंग 1% तो उसको शो सेपरेटली। सो ऑल दीज एरियाज आर प्रोप्राइटरी एरियाज अंडर कंपनीज एक्ट। सिमिलरली कारो पढ़ लिया है आपने, कारो 2020। सो कारो 2020 में ऑल दीज क्लॉजेस टॉक्स अबाउट, very good, all these clauses talks about propriety element under caro. They want the statutory auditor to report over loan to related parties, loan to directors, report about any kind of investments, any kind of intersecurity, intercompany loan, unrecorded income, issue proceeds। अब ये issue proceeds का मतलब क्या है, issue proceeds का मतलब है कि जो भी चीजें, ये 9 है और ये 10 है, इशू प्रोसीड्स में दो चीजें आती हैं। देखो से फॉर एग्जांपल यू हैव इशूड एनी पब्लिक इशू या फिर प्राइवेट प्लेसमेंट करके कोई फंड रेज किया है, सो दैट इज व्हाट यू नीड टू लुक, कैरी इट फॉरवर्ड फॉर क्लॉज नंबर 9 एंड क्लॉज नंबर 10। फ्रॉड के लिए रिपोर्टिंग, रिलेटेड पार्टीज के लिए रिपोर्टिंग, नॉन कैश ट्रांजैक्शंस, एनी काइंड ऑफ ट्रांजैक्शंस, एनी काइंड ऑफ इवेंट वेरिन यू सी के प्रीवियस ऑडिटर हैड अ रेजिग्नेशन, तो ये सारा प्रोप्राइटी एलिमेंट है कि हम लोगों को कंपनी का पैसा फिजूल में वेस्ट नहीं करवाना है, हेंस हम लोग एडिशनल रिपोर्टिंग करते हैं। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। एज आई टोल्ड यू, कारो 2020 मई 22 ऑनवर्ड्स अटेम्प्ट के लिए वेरी फर्स्ट टाइम एकदम ही नया नया कंसेप्ट एडेड है। सो कारो 2020 का उल्लेख दो एंटिटीज में सेपरेटली किया हुआ फॉर पीएसयूज कि कारो 2020 कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एज वेल एज फॉर एनबीएफसी। तो जब भी एनबीएफसी ऑडिट आप पढ़ेंगे आपको समझेगा एक अलग से कंसेप्ट दे करके रखा है, एक छोटा सा पार्ट दे करके रखा है कारो 2020 के ऊपर। हाईली एक्सपेक्टेड एग्जाम क्वेश्चन बिकॉज दिस इज वेरी न्यू एंड रीसेंट। एरियाज ऑफ प्रोप्राइटी कवर्ड अंडर कारो 2020। मैम मॉड्यूल में इसको तो बड़ा बड़ा लिखा है, तो वो बड़ा बड़ा एक्सप्लेनेशन वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इट इनटू कारो 2020। अगर आज आप मैं बोलने जाऊं लोन्स गारंटीज दिस इज टू 189 पार्टीज, मतलब डोंट यू अंडरस्टैंड कि दिस इज रिलेटेड पार्टी, तो we'll have to understand the terms, the condition, the schedule of repayment, right? तो वही सारा एक्सप्लेनेशन उन्होंने फिर से चैप्टर में करके रखा जो आपने ऑलरेडी कारो में पढ़ लिया। Now, so what are the problems and what are the solution? As I told you, proprietary audit में सबसे मेजर प्रॉब्लम है अंडरस्टैंडिंग, सब्जेक्टिविटी, जजमेंट, मोरल टर्म को एस्टैब्लिश करना। So propriety is a moral term. It is understood differently by different person in a different situation. So hence auditing the verifiable positioning is very difficult to establish कि यार इस चीज को मैं कौन से पैरामीटर के हिसाब से वेरीफाई कर। It has an inherent element of subjectivity. So the solution, the CAG has to develop some propriety norms, some buffer कि देखो मिनिमम खर्चा इतना, मैक्सिमम खर्चा इतना, हम लोग
डिपेंडेंसी नहीं क्रिएट कर सकते. So management formulates the norms of propriety. Subjectivity should be reduced. The judgment of the auditor should not be subjective as far as possible. अगर आपने ऐसा करके ऐसा करके ऐसा किया तो इतना खर्चा नहीं, मिनिमम और मैक्सिमम का रेंजिंग बता दो. कम से कम 1000 करोड़, ज्यादा से ज्यादा मैक्स टू मैक्स 1200 करोड़, बस इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए. So that is how you are reducing the element of subjectivity. है ना, वॉन्डर करने के चांसेस कम कर दी. So this is the solution. Next, legal frame of auditing by CAG. What is legal frame? जैसे कि हमने समझाया कि CAG एक legal authority, ये authority is established under Constitution of India. So the Constitution of India has certain articles in it for appointment of CAG, for giving them certain powers, for establishing duties, for reporting responsibilities, etc. तो 148 से लेकर के 151 तक इसके ऊपर MCQ ऑलरेडी एज पर सोर्सेस पूछा जा चुका है. 148 से लेकर के 151 तक आर्टिकल्स में उन्होंने कैग के लिए ही सारा का सारा प्रोविजन दिया है. 148 talks about CAG should be appointed by the President of India. What should be the tenure of CAG? It should be 6 years or 65 years of age, whichever is earlier. The remuneration of the CAG should be as equivalent to Supreme Court judge. देखिए students, if remuneration is high, if remuneration is huge enough, there are very less chances that CAG will be involved in any activities which is less objective. Independently a person काम करेगा, ऐसी chances है. Removal should only be done on the basis of proven misbehavior or incapacity. If at all it is proved that you have played around with moral turpitude, if at all it is proved now you don't have that capacity, maybe unsound mind, you're not well. अगर ऐसी सिचुएशन है, सिर्फ ये दो ग्राउंड्स पे रिमूवल किया जा सकता है, डराने धमकाने से रिमूवल नहीं किया जा सकता, ये लॉ ने स्थापित किया. ठीक है, तो कोई आकर के आपको धमकी देकर के जाए, देख लूंगा तुझे, इस पोजीशन से निकाल बाहर करूंगा, नहीं कर सकता. Only if at all it is proved that you have misbehaved or it is your incapacity, तभी ही लीगली आपको कैग के पोजीशन से निकाला जा सकता है. Next, the powers and duties are stated under the Powers, Duties and Condition of Service Act 1971. Next is 150. The accounts of union and the state shall be maintained as per the description given by the President on advices of CAG. CAG की और एक ड्यूटी होती है to compile accounts, to compile and submit accounts. तो CAG अकेला कहाँ कहाँ तक पहुंचेगा? तो frankly speaking, CAG को accounts compilation के लिए कुछ committees की जरूरत पड़ती है. ठीक है, ये मैं आगे आपको समझाऊंगी. पैक और कोपू जो मैं इनिशियली आपको बता रही थी इस चैप्टर. तो यहाँ पे हम लोगों को आर्टिकल नंबर 150 में उन्होंने बताया है the accounts of union and the state shall be compiled, shall be maintained as per the description given by the president on advice received by CAG. तो क्या ये भी देता है. फाइनली इसके ऊपर भी MCQ आया हुआ है. Report of CAG shall be submitted to the president or governor. Underline this. The report of CAG shall be submitted to president or governor. So these are the 4 articles which are under Constitution. Indian Constitution में 4 आर्टिकल लिखे हुए. जैसे हमारे नॉर्मल एक्ट के अंदर प्रोविजंस होता है, वैसे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल्स. नेक्स्ट, ऑडिट रिपोर्ट ऑफ कैग. रिपोर्ट ऑफ कैग शुड इंक्लूड व्हाट? सबसे पहला इंट्रोडक्शन होना चाहिए, कंटेनिंग द जनरल व्यू ऑफ द वर्क. मैंने अभी अभी आपको एक परफॉर्मेंस ऑडिट का चिट्ठा पिट्टा बताया था. स्टार्टिंग में एक एग्जीक्यूटिव समरी के नाम पे इंट्रोडक्शन था. सेम हम लोग जो भी काम, जो भी रिपोर्ट देते हैं, सबसे पहला आता है उस चीज में बैकग्राउंड, उस चीज में एग्जीक्यूटिव समरी, द हिस्ट्री. ठीक है, ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट बना लीजिए, ये बना लीजिए. व्हाटएवर इज अदर देन SA 700, you start with your executive background, something which is just in order to introduce what work have you performed. Results of comprehensive appraisals. What is appraisals? Examinations. Resume of the company auditor. Say for example, the CAG has not himself audited any company. उसने अपॉइंटमेंट किया होगा मिस्टर फलाना फलाना का, तो उसके बारे में लिखना है कि आई हैव अपॉइंटेड मिस्टर ए टू कंडक्ट द स्टैट्यूटरी ऑडिट ऑफ सेल, बेल, व्हाटएवर. Comments of CAG and significant results of the entities which are not taken for appraisal. मतलब क्या? See guys, हमारे पास इतनी सारी पब्लिक एंटिटी, इतना सारा पब्लिक डिपार्टमेंट्स, बॉडी और अथॉरिटी है which are substantially financed by Consolidated Fund of India. So it is not possible for CAG to perform audit of each and every PSUs.
तो based on the inherent weaknesses, the chances of fraud, the level of risk, the CAG selects PSU and performs audit year on year. In case the CAG has not audited any PSU, तो CAG क्या करेगा, अपने रिपोर्ट में उन PSU का नाम लिख देगा, बोलेगा कि भाई इनका ऑडिट मैंने नहीं किया है, बट इनका रिजल्ट्स आर एज सच. So audit board के they have not taken for appraisals, examination नहीं किया, but will give them the broad results of the same. What is the role of CAG? जैसे मैं हूँ आपके लिए friend, philosopher, guide for audit, वैसे ही CAG acts as friend, philosopher and guide to all the committees, PAC, POPU and estimation committee. So it acts as friend, philosopher. So his general work जो committees है वो appropriately काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है. He scrutinizes the notes of the ministries जो ministries ने submit किया है to check the correctness of the submission. Financial committees ने जो present किया है reports उसको observe करना, उस पर recommendation देना. ये सारा चीज क्या होता है? Role of CAG. Role of CAG और एक yeah. So frankly speaking, in respect of audit report, which could not be discussed in details by the committees, written answers are obtained from the departments, ministries concerned, are sometimes incorporated in the reports presented to the parliament. देखो हम लोग क्या करते हैं? The report is given by company auditor to CAG. CAG then lay down before the houses of parliament. हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, वहां पे वो सारी चीजें डिस्कस होती है हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट में, लोकसभा राज्यसभा, कि यह गवर्नमेंट का पैसा हम लोगों ने यहाँ यूटिलाइज किया है, उसका आउटपुट क्या है. ठीक है. कई बार ये रिपोर्ट्स, हर एक रिपोर्ट्स आर नॉट डिस्कस्ड. तो यहाँ पे कैग और एक रोल प्ले करता है कि ठीक है, अगर हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट आर नॉट एबल टू डिस्कस दिस, ही हिमसेल्फ गोज टू दैट डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री के पास जाता है और बोलता है कि देखो हमारे पास ये ऑब्जर्वेशन है, आपको आपके ऑब्जर्वेशन में कुछ बोलना है क्या. सो देखो, ये है हमारी मिनिस्ट्री नंबर 1. इसको पता है कि यार ये मिनिस्ट्री नंबर 1 का जो रिपोर्ट बन रहा है ना, पार्लियामेंट के पास इतना टाइम ही नहीं है कि दे विल बी गोइंग थ्रू द रिजल्ट्स. तो हो सकता है वो रिपोर्ट को एकदम ही लाइटली ले लें. So in order to avoid this circumstance that the audit reports are taken lightly, what CAG will do, CAG को पता है कि each and every report will not be read at parliament, will not be scrutinized, will not be questioned and answered. So CAG, he himself goes to the department, ministries और उनके पास जाकर के क्रॉस क्वेश्चनिंग पूछता है कि this is the result. आप ही बता दीजिए कि what are your outputs, क्यों ये ऐसा हुआ. एंड जो भी रिजल्ट्स ये मिनिस्ट्रीज, ये अथॉरिटी देते हैं, that itself is incorporated in the report. ये इनकॉर्पोरेट कर बोलते कि आप जो भी बोलोगे ना मैं मेरे ऑडिट रिपोर्ट में लिख दूंगा. ठीक है. सो दैट इज द लास्ट पॉइंट. So in respect of audit committee, which could not be discussed in detail by the committees, written answers are obtained from the departments or the ministries concerned and are sometimes incorporated in the audit report presented to the parliament or legislative or the state legislation. This is to ensure that what the audit report are not taken lightly, even if the entire audit report is not deliberated. What is deliberated? Discussed upon by the committees. So what are the committees? The last point of this chapter, there are 3 committees. PAC, Public Accounts Committee, Committee on Public Undertaking and Estimation Committee. So Public Accounts Committee satisfies itself about the authorization, application, reappropriations of the funds. It examines the amount जो पैसा यूज हो रहा है by the public accounts, by the government department, accounts of government department. जो काम PAC government department के लिए करता है, वो सेम काम POPU public undertakings के लिए करता है. So it examines the accounts, report of CAG on public undertaking. It also examines efficiency of public undertaking. Management is as per the sound business policies, the commercial practices. It exercises search power, whether they are जो functions है which are vested on PAC and estimation committee. So यहाँ पे एक छोटा सा example देती हूँ मैं. It exercises such function, such other function which are vested on PAC, which are vested on
estimation committee as may be allocated by the speaker from time to time. अभी speaker कौन है मैं बता दूं. If at all you have heard any time the Lok Sabha, the Rajya Sabha, the discussions of the parliament, houses of parliament, there is a person जो बैठा रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्पीकर. इफ एट ऑल वो लेडी है, रिस्पेक्टेड लेडी, तो जो स्पीकर है ना, मतलब जो भी पर्सन डिस्प्यूट कर रहा है या फिर डिबेट कर रहा है, वहां पे वो चीज ऐसे बोलते हैं, मैडम स्पीकर आई वांट टू से दिस, मैडम स्पीकर, वो मैडम, वो स्पीकर कौन है? वो स्पीकर वो है जो उस सभा के लिए एक अथॉरिटी होल्ड करके बैठा है, जिसके पास द स्पोक्स पर्सन, जिसके पास अथॉरिटी है, जो आपको गाइड कर सकते हैं, ये आपने गलत किया, ऐसा मत करो, वैसा करो. तो यहाँ पे वही चीज बोलता है कि कोपू वो सारे काम करेगा जो पैक और एस्टिमेशन कमेटी करते हैं फॉर पब्लिक अंडरटेकिंग्स which are allocated by the speaker from time to time. Estimation committee, it examines the estimation with a view to report on the economic improvements, suggest the alternative policies, suggest the way of presentation, examine whether all the amounts are well laid within the limits, जो भी खर्चा है वो सारा well within the limits है या नहीं है. So this is how the estimation committee, ठीक है. So तीन चीजें हैं, पैक, कोपू, एस्टिमेशन कमेटी. पैक वर्क्स फॉर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, कोपू वर्क्स फॉर पब्लिक अंडरटेकिंग, एस्टिमेशन कमेटी वर्क्स फॉर द एस्टिमेशंस, द अमाउंट्स आर वेल लेड विद इन द लिमिट्स. डन. यहाँ पे आपका पूरा चैप्टर ऑफ ऑडिट ऑफ पीएसयू comes to an end. So चलो let's start practicing question answers of PSU. So question number 1, important जो questions है वो कर लेंगे, duplicated I will give it to you as homework. So सबसे पहला, this is an introductory वाला question है. So B Limited is a wholly owned company by central government, मतलब पूरा 100% owned by central government, was disinvested during the previous year, resulting into 40% of the shares held by public. Okay. The shares were also listed on BSE. Since the shares were listed, all the listing regulations were applicable, including the publications of quarterly results, submission of information, BSE, etc. Sam, the finance manager of the company, is of the opinion that now the company is subject to the stringent control of BSE, that is SEBI, and the markets. Hence, this is limited company in private sector. So this will lead to SEBI being applicable and CAG का अभी कोई role नहीं होगा. CAG will not have any role to play. Comment. So whether finance manager जो बोल रहा है वो सही बोल रहा है नहीं बोल रहा है? गलत. क्यों? क्योंकि 100 में से 40% is held by public, अभी भी 60% is held by government. So because majority of the shares are held by government, still this company remains to be a government company, and hence the auditor will be appointed by CAG, the audit supervision will be done by CAG. This was a very simple and a general question. जो click हो गया तो easy है, नहीं click हुआ तो बच्चे लिख कर कहेंगे हाँ SEBI applicable है ना, तो redundancy निकाल देते हैं. ऐसा सब नहीं लिखना है, ठीक है. Next, being an expert in the field of government audit, you are required to briefly explain the powers of CAG with respect to the supplementary audit and test audit conducted under section 143(6) and 143(7). So यहाँ पे test audit और supplementary audit Companies Act के हिसाब से लिखना है. Supplementary audit will be ordered by CAG within 60 days from the date of the receipts of the audit report, and test audit can also be ordered by CAG. ये कंपनीज एक्ट में लिखा था, ये देखो, विदाउट प्रेजुडाइजिंग एनी प्रोविजन रिलेटिंग टू द ऑडिट एंड द ऑडिटर, कैग ऑफ द गवर्नमेंट कंपनी, if he feels it is necessary, cause the test audit to be conducted by the auditor of that company or any other person. Next, on receipt of statutory audit report on 30th of March 2018, Messer Sunlight Limited, a government company, CAG was appointed on 25th of May 2018. CAG appointed Messrs Viru and Associates to conduct the supplementary audit. March और May, चलो 60 दिन नहीं हुआ, ठीक है, of the company. They submitted their report to CAG as per the scope of the work.
The company held its AGM as on 1st of September 2018. Now the question starts. Directors did not think it is necessary to discuss the supplementary audit report and comment of CAG. बोलता है कि हम लोग नॉर्मल रिपोर्ट बता देंगे हमारे शेयर होल्डर्स को, जो सप्लीमेंट्री ऑडिट कंडक्ट हो उसको कुछ डिस्कस करेंगे नहीं, कैग का जो कमेंट है उसको रहने देंगे. इज द अप्रोच ऑफ द डायरेक्टर्स करेक्ट? एब्सोल्युटली रॉन्ग. हम लोग कहेंगे कि अगर सप्लीमेंट्री ऑडिट करवाया है कैग ने तो उसका रिजल्ट्स और उसका रिपोर्ट एजीएम में डिस्कस होना चाहिए. The directors will be liable for the contravention. So हमारा सेक्शन क्या कहता है? 143(6) एंड 143(7). सो जो भी ऑडिट, टेस्ट ऑडिट हो या सप्लीमेंट्री ऑडिट हो, जो कैग करवा रहा है, एडिशनल रिपोर्ट जो भी बन रहा है एज अ रिजल्ट ऑफ दीज एडिशनल ऑडिट्स विल बी डिस्कस्ड एट AGM. CAG may direct the auditor in such a manner. CAG may direct the appointed auditor in a manner in which the accounts of the government company audit should be audited. What are the relevant sections of the Companies Act and the steps involved in the audit in appointing the auditor of government companies? Section number 139, 5 and 7 के provision लिखेंगे. First auditor, subsequent auditor of government company within how many days can be appointed. और उसका रिजल्ट क्या क्या हो सकता है? टेस्ट ऑडिट करवा सकते हैं, सप्लीमेंट्री ऑडिट करवा सकते हैं. जो ड्यूटीज लिखना है हमको यहाँ. ठीक है. You are required to advise CETA Limited in respect of role of CAG in audit of government company. गवर्नमेंट कंपनी में CAG का क्या रोल होता है? अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर, सब्सिक्वेंट ऑडिटर, कैजुअल ऑडिटर, डायरेक्शंस देना, सप्लीमेंट्री ऑडिट करवाना, टेस्ट ऑडिट करवाना, रिपोर्ट लेना और रिपोर्ट पे कमेंट करना. अपॉइंटमेंट, सप्लीमेंट्री, ये देखो यहाँ पे भी रिपोर्ट, डायरेक्शंस, एक्शंस, इम्पैक्ट, डाई, डायरेक्शंस देना, सप्लीमेंट्री करवाना विद इन 60 डेज, सप्लीमेंट्री ऑडिट रिपोर्ट पे कमेंट करना, टेस्ट ऑडिट करवाना और उसको उस रिपोर्ट को भी कंसिडर करना. अच्छा, दीज आर द जनरल क्वेश्चंस कैग के ऊपर थे. अब आते हैं परफॉर्मेंस ऑडिट. ABG and Company, a chartered accountant firm, has been appointed by CAG for the performance audit of sugar. List down, this is a practical question. Factors to be considered generally by ABG while planning the performance audit. So, planning the performance audits, no steps. So, factors to be considered, legal requirements, you need to consider. अभी यहाँ पे ना उन्होंने स्पेसिफिक बोला है कि शुगर इंडस्ट्री, यू टू कंसिडर द पोटेंशियल यूजर कौन है, प्रोग्राम क्या ऑडिट होने वाला है, ऑडिट क्राइटेरियाज मेड करना, आइडेंटिफाई द क्राइटेरियाज, सिग्निफिकेंट, पोटेंशियल सोर्सेज ऑफ एविडेंसेस, ऑडिट ऑब्जेक्टिव क्या है, प्लान, स्कोप, रिसोर्सेज. ये 9 स्टेप्स का वाला पॉइंट आंसर है. Briefly discuss the issues addressed by performance audit. So, issues addressed by performance audit है. यहाँ पे comprehensive audit नहीं लिखना है. What are the issues addressed in performance audit? E3. Economy, efficiency and effectiveness. अगर यही चीज मैं बोलती what are the issues examined in comprehensive audit, तो पता है सार में वो 2 चीजें लिख करके रखी है, areas and issues. तो वो comprehensive audit का था. यहाँ पे performance audit का issues बोलने जाए तो E3 आता है. Always remember it is E3. Economy, efficiency and effectiveness. ठीक है. क्या issues? Same question. यहाँ पे ना देखो स्टार्टिंग वाला पॉइंट कैन बी डिफरेंट. ऊपर कोई अलग अलग स्टोरी लिख करके दे सकते हैं वो लोग. यहाँ पे भी सी ऊपर कोई अलग अलग स्टोरी लिख करके दे सकते हैं लोग. क्या बोल रहा है? परफॉर्मेंस ऑडिट एक्टिविटी ब्ला ब्ला ब्ला. लास्ट लाइन ऑफ द क्वेश्चन मैटर्स. लास्ट लाइन क्या बोलता है? दिस E3. आगे भी देखो प्रवचन कुछ और है यहाँ पे कि इंडिपेंडेंट असेसमेंट करना है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का, प्रोग्राम एक्टिविटी फंक्शन का, ब्ला ब्ला ब्ला. ये होता है परफॉर्मेंस ऑडिट में. कहा अच्छा. फिर वो लोग पूछते हैं कि अच्छा चलो बता ही दीजिए. अगेन E3. हाँ, यहाँ पे एक और चीज द इश्यूज. यहाँ पे पूरा E3 आएगा गाइस. आंसर थोड़ा सा हाफ है. इकोनॉमी, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी, तीनों का तीनों पॉइंट है.
Yeah. Areas covered under comprehensive audit. You are required to list down some areas broadly examined under comprehensive audit. तो वही चीज मैं ऊपर बता रही थी. ऑडिट सार में हम लोगों ने दो भागों में डिवाइड किया था, एरियाज एंड इश्यूज. तो वो सारा चीज लिखेंगे. Easy. Now, state the matters that a comprehensive audit by auditor by CAG appointed by CAG may cover in the report on the performance and efficiency of his project. So basically कुछ project है, ऐसा same question आगे भी है. Sunlight Limited is a public sector undertaking engaged in the production of electricity. ठीक है. From the solar power. It has commissioned a new project near Goa. Okay. With a new technology, cost of rupees 5,750 crores only. The project has seen delay in commencement एंड कॉस्ट ओवररन. बोलता है कि प्रोजेक्ट शुरू होने में भी बहुत डिले हो गया और कॉस्ट है वो बढ़ता जा रहा है, कॉस्ट ओवररन हो रहा है. स्टेट द मैटर्स दैट द कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट बाय कैग मे कवर इन हिज रिपोर्ट ऑन द परफॉर्मेंस एंड द एफिशिएंसी ऑफ हिज प्रोजेक्ट. कॉस्ट बढ़ता जा रहा है. तो हम लोग क्या क्या मैटर्स कवर करेंगे. सो दिस इज अ प्रैक्टिकल क्वेश्चन अगेन. द मैटर्स कवर्ड करेंगे कि व्हाट इज अ प्लान रेट ऑफ रिटर्न. इश्यूज बोला दिस इज एन इशू. यहाँ पे इश्यूज लिखेंगे कि व्हाट इज द रेट ऑफ रिटर्न एंड स्टफ. व्हाट इज द प्लान रेट ऑफ रिटर्न, प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन, एग्जीक्यूशन साउंड है कि नहीं है, कंट्रोल मेजर्स, कंजम्पशन, इन्वेंट्री रिडंडेंसी तो नहीं हो रही है. सो दिस इज अ प्रैक्टिकल क्वेश्चन कि यार कॉस्ट ओवररन हो रहा है. तो दिस इज अ इशू कि जितना हम लोगों ने इन्वेस्ट किया है उतना आउटपुट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, कॉस्ट ओवररन तो नहीं जा रहा है, रिपेयर्स मेंटेनेंस कैसे हो रहा है. मार्क दिस इज एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन. Insufficiency in the project planning. Are the project economical? That is a question. Question number 11. The Comptroller and Auditor General of India has appointed a chartered accountant firm to conduct the comprehensive audit of Metro Company Limited, which is handling the metro project of the metropolitan cities. Tongue twister बना दिया question को. For the period ended 31st of March 20. The work to be conducted under Project A was handled by the Metro Company Limited for laying down the railway lines of 124 kilometers. The chartered accountant reviewed the internal audit report and observed that there is a shortcoming reported about the performance of Project A regarding the understatement of current liabilities and capital work in progress worth rupees 84 crores. ये सब प्रवचन था. The main question again. Explain some matters to be undertaken by the chartered accountant while conducting the comprehensive audit. What are the matters which he should undertake? ये issue है तो issue examined लिखेंगे. So what he should undertake, what he should examine. So what is the overall cost of capital? Cost of project. Production. आउटपुट कितना है, आउटपुट एज अचीव्ड है कि नहीं, यूटिलाइजेशन कैपेसिटी, अंडर यूटिलाइजेशन तो नहीं हो रहा है. व्हाट इज द प्लान रेट ऑफ रिटर्न, प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन, साउंड एग्जीक्यूशन. सो अगेन मॉरल ऑफ द स्टोरी इज, ऊपर चाहे कितना प्रवचन दे दें, लास्ट लाइन में जो लिखा है दैट इज एन इश्यू. बोलता है क्या क्या उनको कंसिडर करना चाहिए. कंसिडर का मतलब क्या, व्हाट आर द इश्यूज व्हिच ही नीड्स टू एग्जामिन. सो ऑल दिस थिंग्स विल फॉर्म पार्ट एंड पार्सल. रिपेयर्स मेंटेनेंस सेम. लास्ट 3 क्वेश्चन में आंसर सेम है बट क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग अलग है. सो मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड, यू वेरी वेल अंडरस्टैंड कि क्वेश्चन का कैसे इंटरप्रिटेशन करना. कुछ नहीं समझे तो लास्ट लाइन पे फोकस करो, है ना. या फिर से द आंसर इज गोइंग टू बी सेम. आगे पीछे देखो, कोई पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, सोलार, ये मैंने आपको कहा था ना, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले भी आया हुआ है. दिस इज एन एक्सपेक्टेड एग्जाम क्वेश्चन. State the matters that comprehensive audit may cover in his audit report.
से। जनवरी 21 में पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन था, एमटीपी में दिसंबर 21 क्वेश्चन था, और कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट में यही एक एकदम ही ल्यूक्रेटिव एरिया लग रहा है। नेक्स्ट है प्रोप्राइटी ऑडिट का क्वेश्चन। What are the principles involved in regarding the propriety audit in conducting the public sector undertaking? That 5 points है ना, IAI, efficiency, economy, wisdom, faithfulness, everything boils down to economy, public interest, commonly accepted custom. तो जो 5 पॉइंट जो प्रोप्राइटी ऑडिट के हम लोगों ने लिखाए थे आपको, ये वाला पॉइंट मैंने आपको लिखवाया था कि these are the commonly principle that the expenditure should not be more than occasion demand. No authority should exercise beyond its sanctioning power in order to have the personal benefit, own advantage. Public money should not be used for the single person apart from remuneration. ठीक है, so IAI. So it aims to, propriety audit aims to bring out the circumstances about the wasteful expenditure, even though that is as per law, but हो सकता है highly wasteful है, and also the cases of IAI. Explain the areas of propriety under section 143(1). पूरा 143(1) छाप देने का, A से लेकर के F तक के पॉइंट। Advances, book entries, advances, book entries, company not being investment company, loans and advances should not be shown as deposits, expenses charged to revenue, any shares which are issued for cash. बोलते हैं कि इन एरियाज में इंक्वायरी करने में अपने आप इंटरनली हम प्रोप्राइटी चेक कर रहे हैं। अगर हम लोगों ने कोई एडवांसेस दिया है, प्रीजुडिशियल है टू द टर्म्स ऑफ कंपनी, तो यार यहाँ पे प्रोप्राइटी कहाँ गया, मैनेजमेंट का प्रोप्राइटी कहाँ गया, देश का पैसा है, शेयर होल्डर्स का पैसा है। So what are the areas of propriety? पूरा A से लेकर के F under section 143(1). And as per 143(1), you are required to do inquiry under these areas. Next, study mat का question. I told you this is an expected exam question. I made you write this in SAR. You have been appointed as an auditor of AKY Limited. After determining the audit objectives, now you have been requested to draft audit criteria. What are the sources? कहाँ से मिलेगा ये? That you will use while doing the task. The audit criteria may sort from the following sources: procedure manual, policies, standard, directives, guidelines, criteria used by the same entity, other entities of the same program activity, independent experts, establishing scientific knowledge, some matters, literature, research papers, इन सबसे मिलेगा ऑडिट क्राइटेरिया। ऑडिट क्राइटेरिया कौन से ऑडिट के अंदर था? परफॉर्मेंस ऑडिट के अंदर। चलो, the CAG of India plays a key role in functioning of financial committees. Okay, he has come to be recognized as friend, philosopher, and guide to this committee. ठीक। In the view of above, you are required to list down any 4 roles of CAG. Role of CAG, again, important expected question. Going through the reports, he scrutinizes the notes of the ministries, reports to Parliament. In respect of audit report, which cannot be discussed, तो वो मिनिस्ट्री से अपने डिस्कशन मंगवाता है, so that the audit report are not taken lightly. So this is the role of CAG. Role of CAG same. हाँ, यहाँ पे देखो रोल ऑफ कैग खाली नहीं है, रोल ऑफ कैग ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज पूछा है, तो जहां कंपनीज का बारे में बात आता है हम लोग सेक्शन 143 लिख करके। कंपनीज के लिए कैग का रोल क्या होता है? अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, सब्सिक्वेंट ऑडिटर, रेम्यूनरेशन डिसाइड करना, कैजुअल ऑडिटर अपॉइंट करना, सप्लीमेंट्री ऑडिट करवाना, टेस्ट ऑडिट करना। दिस इज योर रोल। There is a high rate of employee attrition. What is employee attrition? हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कोई टिक ही नहीं रहे, एम्प्लॉय हर बार हमें छोड़ छोड़ करके चले जा रहे हैं। So what
do you think, what do you consider will be the factors behind this attrition? आप ही समझ लो, आर्टिकलशिप के दिन याद कर लो कि क्यों हमें आर्टिकलशिप छोड़ने की इच्छा हो रही थी। वर्क लाइफ बैलेंस नहीं है, सिर्फ काम करवा रहे हैं यार, पैसे दे नहीं रहे यार, ट्रेनिंग नहीं दे रहे यार, बढ़ोतरी नहीं हो रही है, नॉलेज नहीं बढ़ रहा है यार, नेम गेम हो रहा है, काम सारा मैं करूँ, नाम कोई और लेके जा रहा है यार, है ना? तो ऐसी सारी सिचुएशन के कारण हाई एम्प्लॉय एट्रिएशन हो सकता है। जॉब स्ट्रेस, wrong policies, unbearable behavior of staff, safety factors. This is also very important. Safety factors, limited opportunities for promotion, low monetary benefit, lack of welfare, labor welfare. Whether the organization has qualified and experienced personnel at each level so that you can gain knowledge. Is the number of people employed at various work centers excessive or inadequate? Does the organization provide the facilities for training? Okay, so that the personnel can keep themselves totally updated about the current practices and the techniques. Done. So that was the question bank of PSU, and यहाँ पे होता है happy ending.